मित्रों, ये भारतीय भाषा केंद्र की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय परिसंवाद में आप सबका स्वागत है। कल हमारा उद्घाटन सत्र था साहित्य और हमारे समय पर, और कल हमारे दो वरिष्ठ आलोचकों ने प्रोफेसर मोहम्मद सिंह नरेंद्र पांडे ने अपना वक्तव्य रखा था, और रचनाकार के रूप में कवि के रूप में केदारनाथ सिंह ने, कथाकार के रूप में मृदुला गर्ग ने, और संजीव जी ने कहानीकार के रूप में अपनी कहानी का पाठ किया था। और ऐसा शायद बहुत दिनों के बाद हम जेएनयू में एक सोची हुई परिकल्पना को साकार कर रहे हैं कि 2-3 दिनों तक हमारे हिंदी के, उर्दू के या दूसरे जो लेखक हमारे हैं वो एक साथ बैठ के विचार करें, और कम से कम उनके साथ यह भी चाह रहे थे कि हमारे जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, जो आलोचक हैं, एक छोटी सी भागीदारी हो। और इसीलिए जब इस पूरे इस आयोजन की परिकल्पना हो रही थी तो मैं अपने केंद्र के अध्यक्ष रामदेव जी का आभारी हूँ कि लगातार हम लोग की बातचीत होती रही कि हम कैसी परिकल्पना रखें। हमने देखा कि हाँ, सेमिनार्स होते हैं, उसमें हम भाषण देते हैं, सारी चीज़ होती रहती है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें, एक रचनात्मक परिसंवाद की शुरुआत हो। लेकिन यह भी जरूरी था कि अगर हम कोई रचनात्मक परिसंवाद करें तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो एक हम लोग कहते हैं कि जो मूल बात है वह बात भी सामने आनी चाहिए। और इसी को नजर में रखते हुए हमने कहा कि हर सत्र में एक कीनोट एड्रेस होगा, एक आलोचक का, और उसके बाद हमारे रचनाकार रचना पाठ करेंगे, और फिर हम उस रचना पाठ के बहाने हम लेखक के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि इस सत्र में बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने सहमति दी और कहा कि अच्छा मौका है कि हमें रचनाकारों से मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का हमें मौका मिलेगा। शायद रामदेव जी को याद होगा, हमारे केंद्र के डॉक्टर रामचंद्र जी यहाँ बैठे हैं, गंगा शर्मिला भी बैठे हैं, और भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं। आप लोग के ध्यान में होगा कि हमने 2012 में एक व्याख्यान किया था, इसी थीम पर था, हमारे समय का साहित्य, और वह व्याख्यान दिया था राजेंद्र यादव ने दिया था, और बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। उसके बाद बहुत सारी बातचीत हुई थी कि हमारा जो समय है वो अपने सवालों से किस तरह से जूझ रहा है। कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि 90 के बाद का समय बहुत तेजी से बदला है, और खास तौर से 90 के बाद जिस तरह से सांप्रदायिकता का सवाल, बाजार या आर्थिक उदारीकरण जैसी चीजें, या फिर आदिवासी समाज का सवाल, दलित समाज का सवाल, स्त्री समाज का सवाल, ये सारे सवाल एक नए सवाल के रूप में हमारे सामने खड़े हुए। और उन सारे सवालों से, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे समय का जो भी सच है, उन सच से टकराने की कोशिश हमारे आलोचक करते रहे। तो आज के इस परिसंवाद और रचना पाठ के हमारे प्रतिभागी में प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल जी हैं, वे एक थीम नोट देंगी। उसके बाद हमारे कुछ रचनाकार जो साथी थे वे आ नहीं पाए। चित्रा मुदगल भोपाल में हैं, उनकी फ्लाइट देर हो गई है, तो अगर आ पाए तो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन पंकज बिष्ट हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हैं, हमारे साथ हैं। मुसरत आलम जौकी भी किसी काम में मतलब उलझ गए हैं, वो कहा कि कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए समय पर। और इसी तरह से सुजन विश्वनाथन जी हमारे साथ, उनसे सोलॉजी की प्रोफेसर हैं और अंग्रेजी में लिखती हैं। सूर्यनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, और राकेश तिवारी जी हैं, और हरिराम मीना जी हैं। ये हमारे जो रचनाकार साथी रचना पाठ करेंगे। और आशीष अग्निहोत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ वो भी समय पर आ जाएंगे। वे फ्रेंच से एक नाटक के 2 पन्ने का जो हिस्सा अनुवाद किया उसका पाठ करेंगे। और आज हमारे परिसंवाद में जिन हमारे रचनाकार, लेखकों और आलोचकों और हमारे लोगों को भाग लेना था, लेकिन मैं यह भी कहूँगा कि इस परिसंवाद में ये सब आपके लिए, हम सब साथ में बैठकर लेखकों से बातचीत करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक सत्र हम 4:30 तक समाप्त करें, उसके बाद हम चाय पिए, और उसके बाद पुनः हम 15 मिनट बाद दोबारा हम इस बातचीत के लिए यहाँ उपस्थित हों, और उसी क्रम से हम ये कार्यक्रम हम आगे चलाते रहेंगे। और इस परिसंवाद में हमारे भाग लेने वाले जो सहयोगी और साथी और लेखक मित्र हैं, विमल जी भी दिल्ली से बाहर हैं, ये नहीं आ पा रहे हैं। गोपेश्वर सिंह जी ने कहा कि आ जाएंगे। कर्मेंदु शिशिर उनको टिकट नहीं मिला, पटना से आ नहीं पाए। सत्यकाम जी ने भी आने में असमर्थता जताई है। बेचैन जी 3-3:30 तक हमें ज्वाइन करेंगे, और संजीव भी 3-3:30 तक आएंगे। बलवंत जी भी आ रही हैं। समीक्षा जी तो आना चाहिए, मैंने सुबह कहा था।
और स्मिता चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। और इसी तरह से हमारे विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे हमारे अध्यापक और छात्र हमारे बीच हैं जो साहित्य के नहीं हैं, जैसे गिरीश नाथ साहब शायद थोड़ी देर में आएंगे। और डीके लोबियाल जी हमारे बीच हैं, कंप्यूटर साइंस के एक तरह से प्रोफेसर हैं और उनकी साहित्य में बहुत गहरी दिलचस्पी है। और इसी तरह हमारे विभाग के मानुद्दीन जिनावाड़ी जी हैं, मजहर में हुसैन हैं, ओम प्रकाश सिंह जी भी थोड़ी देर से ज्वाइन करेंगे। हमारे तमिल के प्रोफेसर थामोथरन जी हैं, रामचंद्र जी हैं, गंगा शाह मीना है और एन चंद्रशेखरन जी हैं। तो अपने सारे लेखक और बंधु और पाठक हमारे शोध छात्रों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि जैसा हमारी चर्चा होती रही कि कथा सत्र में हमारे कथाकार जो हैं किस तरह से अपने समय के सवाल से टकरा रहे हैं। तो जाहिर है कि रोहिणी अग्रवाल जी एक अलग तरह की आलोचक हैं हिंदी की, अपना अलग तरह से सोचती हैं। तो उनसे आग्रह है कि वो कथा साहित्य और हमारे समय पर अपना एक 20 मिनट का व्याख्यान देंगे। उसके बाद हम प्रश्न सत्र की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल जी पूरा कर लें। मैं अपने रामबाग से आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ छोटा सा मोमेंटो है वो दे करके हमारे कथाकारों का स्वागत है। सबसे पहले वो पंकज बिष्ट को दे करके करें। इसी तरह से आग्रह करूंगा कि वे प्रेम पनवाड़ी जी को भी भेंट दें। मैं रामचंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो रोहिणी अग्रवाल जी को मोमेंटो दे। और फिर मैं गंगा शाह मीना जी से आग्रह करूंगा कि वे श्रीनाथ जी का स्वागत करें। पुनः मैं प्रोफेसर रामबाग जी से आग्रह करूंगा सुजन विश्वनाथन जी को स्वागत करें। सुजन विश्वनाथन जी। मैं सी प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वे राकेश तिवारी जी का स्वागत करें। राकेश जी यहाँ पर इधर बैठे ठीक है जाना जी। मैं पुनः प्रोफेसर रामबाग जी से आग्रह करूंगा कि वे हरिराम मीना जी का स्वागत करें। मैं फिर रामचंद्र जी से आग्रह करूंगा स्मिता चतुर्वेदी जी का स्वागत करें। बाहर से मेहमान शायद अभी आने वाले हैं तो पुनः उनका दोबारा स्वागत करेंगे। और इसी आग्रह के साथ फिर पुनः मैं रोहिणी अग्रवाल। साथियों, कहानी पर बात करनी है और एक कहानी बेतरह याद आ रही है मुझे। उस कहानी का पाठ किए बिना तो कम से कम मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मैं शेयर करना चाहती हूँ भेड़िए कहानी भुवनेश्वर। कहानी एक बिंब बनकर मेरे सामने कौन रही। अपने गड्ढे को चलाता हुआ खारू बहुत तेजी से भाग रहा है रेगिस्तान के बीच में, और पीछे 200-300 भेड़ियों का झुंड है। जान बचानी है क्योंकि पचाही बैल भी उतनी तेज नहीं भाग सकते, भेड़िए उनको कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। और अपनी जान बचाने के प्रयास में किस तरह से बाप बेटा और 3 नटनियां जिन्हें वो बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं, सिर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। तीरों से शिकार किया जा रहा है भेड़ियों का, गोलियां चलाकर उन्हें हताहत किया जा रहा है। लेकिन भेड़िए हैं कि संख्या में कम होने के बावजूद दूने तेजी से उनके पीछे लगे हुए हैं। सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं क्रमशः। तीनों नटनियों को फेंक दिया ताकि गड्ढा हल्का हो और तेजी से भाग सके। 3 बैलों में से पहले एक बैल को खोला। भेड़िए उसे अपना आखेट बनाए, आहार बनाए, क्षुधा शांत हो तो शायद रुक जाए, लेकिन नहीं रुके। एक बैल, दूसरा बैल, तीनों नटनियां, घर गृहस्थी का सारा सामान
गड्ढा फूल की तरह हल्का हो गया है, लेकिन भेड़िए हैं कि तादाद में कम होने के बावजूद गड्ढे के बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, आसन्न मौत की तरह। और फिर एक निर्णय का क्षण कि बाप बेटे में से किसी एक को उतरना पड़ेगा गड्ढे में, और वह क्षण निर्णय का क्षण है, द्वंद्व का क्षण नहीं है। और उसी क्षण बाप उतरता है कि तुम संभालो गड्ढे को, अगर निरापद जगह पर लेकर जाओ। और उसके बाद 70 बरस का खारू, जो उस समय एक युवा खारू था, वह अब अपनी कहानी सुनाता हुआ कह रहा है, मैं भेड़ियों से नहीं डरता। भेड़िया बहादुर है, वो मानता है। भेड़ियों का आखेट उसने किया है, अकेले अपने दम पर उसने सैकड़ों भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन भेड़िया कोई सामान्य चीज नहीं है। भेड़िया शेर की तरह अकेले अपने बूते शिकार करता होता तो शायद उसको हताहत करने की कई योजनाएं बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ भेड़िया प्रतीक के रूप में उभर रहा है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि एक साहसिक रोमांचक कथा भर लिखी हुई है भुवनेश्वर में। इसे प्रतीक के रूप में मैं देखती हूँ, तभी मुझे इसकी सार्थकता समझ आती है। और मुझे प्रतीक दिखाई पड़ता है कि ये भेड़िए एक उन्माद का, जुनून का प्रतीक है। ये भेड़िए बर्बरता का प्रतीक है। ये भेड़िए अपनी ताकत के दंभ का प्रतीक है। ये भेड़िए अपने अलावा हर किसी जीवंत प्राणी को अपना आहार मानने के निश्चित विश्वास का प्रतीक है। और ये सब चीजें मिलकर जब एक सांगठनिक ताकत का रूप ले लेती है, तब वह फासिस्ट ताकतों के रूप में उभरती है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां इसी विभीषिका के साथ हमारा कहानीकार वक्त के साथ मुठभेड़ कर रहा है। अकेले अपने दम, निर्णय का क्षण है, द्वंद्व का क्षण जब भी आएगा, वह उन भेड़ियों के मौत का ग्रास बनेगा। उसे इस दौरान सब कुछ छोड़ना है, अपनी चल अचल संपत्ति का मोह, अपने पूर्वाग्रह, अपने अनुराग, संबंध, अपनी जीविका के साधन। क्योंकि इस बीहड़ के बीच से यदि वह वक्त को निकाल कर ले गया, तो फिर भेड़ियों के खौफ के बाद वह एक राज्य की स्थापना करेगा, जहां मनुष्य की सत्ता केंद्र में। मैं जब आज की कहानी का पाठ करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ठीक यही सब चीजें तो प्रतीक रूप में आई है। यह भेड़िए व्यवस्था का रूप बने। धर्म, राजनीति, संस्कृति, समाज व्यवस्था कहीं मनुवादी व्यवस्था के रूप में प्रश्न बनकर उभर रही है, कभी वर्ण व्यवस्था के रूप में, कभी वह उपभोक्तावाद के साथ आ रही है तो कॉर्पोरेट कल्चर और बाजार के साथ जुड़कर वह कैपिटलिज्म को एक नए ढंग से प्रतिष्ठित कर रही है और हमारे भीतर लालसाओं के बंजर को बो रही है। कहीं वह धार्मिक उन्माद के साथ जुड़कर जब हमारे भीतर की हिंसा को जोड़ रही है, तो वह सांप्रदायिक हिंसा का रूप लेकर, सांप्रदायिक आतंक और नृशंसता का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है। इन सब सवालों के साथ तो मुठभेड़ करना बनता है। इन सब सवालों की अनदेखी करना अपने वक्त को भूलना नहीं है, अपने वक्त से पलायन करना है। और कोई भी संवेदनशील प्रबुद्ध प्राणी अपने जीने की शर्त सांसों की डोरी में नहीं मानता, वह वक्त के साथ अपने संबंधों को बुनने, बुनने और प्रगाढ़ करने में मानता है। मैं हिंदी कहानी को बहुत सकारात्मक नोट पर लेती हूँ, क्योंकि वह पलायन की, आत्मरति की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। वह वक्त की समीक्षा है, वह व्यवस्था की शिनाख्त है और अपने समय को रचने का एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा उद्योग प्रयास है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि कहानी में से हम अस्मिता विमर्श को निकाल दें। प्रश्न मेरे मन में उठता है, चिंता बनकर, परेशानी बनकर और एक बहुत गहरी असहमति बनकर कि अस्मिता विमर्श, खासतौर पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर गाज ज्यादा भिड़ती है। और स्त्री होने के नाते उस गाज को मैं वहन करती हूँ कि क्या लॉजिक दिया जाता है कि इन विमर्शों के आने के बाद साहित्य का समग्र चरित्र भंग हो गया है। क्या अस्मिता विमर्श साहित्य के समग्रता में सेंध लगाने के लिए? यदि ऐसा है तो
क्या हम सवर्ण संभ्रांत अभिजात पुरुष के साहित्य को ही आज तक साहित्य माने? यदि स्त्रियां, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने अपने धरातल पर खड़े होकर अपने अपने कोण से अपनी बात कह रहे हैं और वह बातें सुनकर यदि एक दूसरा वर्ग तिल मिला रहा है, तो इसका अर्थ यह भी तो लगाया जाना चाहिए कि सदियों से उनकी बातें सुनकर ये सारे वर्ग उतनी ही तिल मिलाहट झेल रहे थे। यानी कहीं हम आधे के भी चौथाई को एक समग्र मानने का ढोंग या बोध लेकर चले थे, और आज अस्मिता विमर्श हमें बता रहे हैं कि उस पूरे चांद को पूरा करने के लिए हमें उन टुकड़ों को जोड़ना है। तो इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि अस्मिता विमर्श आज की बहुत गहरी जरूरत है, बहुत संवेदनापूर्वक इस पर विचार करने की, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा विमर्श है जो साहित्य के इकहरे और अधिनायकवादी चरित्र को ध्वस्त करके बहुलतावादी और लोकतांत्रिक चरित्र को भरता है। और यह हमारे आज की कहानी या कथा साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं कहानियों पर सिद्धांतिक रूप से बात करने की बजाय सोचती हूँ क्यों ना कहानियों के जरिए बात की जाए। कहानी के कथा में बिना भीगे प्रवेश करना तो यूं ही गलत है। कहानियों के रस के साथ चलते हैं, रस अपने आप अर्जित करेंगे। मैं सिर्फ इशारे भर करती हूँ और सिर्फ मैंने 4-5 कहानियों की बात करूंगी और मैं उन कहानियों को लेना चाहती हूँ जो आज के दौर में बिल्कुल अभी पिछले 5, 7, 10 साल में रची गई कहानी मुझे बहुत पीछे 150, 100, 75, 50 साल पीछे ले जाए और उस परंपरा में कहीं अपने आप को विन्यस्त करके मुझे एक बड़े कालखंड को समझने की एक गहरी समग्र समझ। मैं सबसे पहले विमर्शों की ही बात शुरू करूं तो मैं बात करूंगी कैलाश वानखेड़े की कहानी। एक नहीं कई कहानियों की स्मृति में लाने के लिए मैं नाम भर बता रही हूँ। सत्यापित, अंतर्देशीय, तुम लोग और अभी अभी परिकथा में आई उस मोड़ पर कहानी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक 150 साल पहले ज्योतिबा फुले की लिखी एक रचना, कहानी नहीं है, नाटिका है, तृतीय रत्न की याद आती। एक छोर पर ज्योतिबा फुले उतनी ही शिद्दत के साथ वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़ रहे हैं और दूसरे छोर पर उतनी ही गहरी समझ, पड़ताल और संवेदना के साथ इस मुद्दे को कैलाश वानखेड़े उठा रहे हैं। और बीच में दलित लेखन की पूरी परंपरा है। मैं चाहकर भी सलाम और 25 चौका 150 को नहीं ले पा रही, मैं चाहकर भी बहुत सी कहानियां नहीं ले पा रही हूँ। मैं सिर्फ उल्लेख कर रही हूँ निराला का चतुरी चमार कहानी के माध्यम से और प्रेमचंद की दलितों पर लिखी कहानियों के। ये पूरी अनवरत परंपरा हमें बता रही है कि किस तरह से यह यात्रा शुरू हुई है। जाति को समझना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जातीय संरचना के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझना। जाति की समझ हमारे भीतर जातीय अभिमान भी पैदा करती है, हमारे भीतर ठगे जाने का एक प्रतिशोध मूलक भाव भी पैदा करती है और वह जातीय हिंसा में विघटित हो सकती है। लेकिन जब हम जाति संरचना को पहचानते हैं तब हम पूरी व्यवस्था की गहराई में जाकर अपने अपमान को, प्रतिशोध को बहस का एक मुद्दा बनाते हैं। बहस जहां हम सभी अपने अपने पूर्वाग्रहों को, अपने अपने विशिष्ट स्थितियों को अपदस्थ करके एक मनुष्य के रूप में बात करें कि जाति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है या जाति हमें समाज में कहीं स्थित कर रही है, तब जाति के रूप में अपनी आइडेंटिटी कोई भी मनुष्य स्वीकारना नहीं चाहता। कैलाश वानखेड़े में यह बोध है प्रतिशोध को बहस में ढालने का, हिंसा को एक रचनात्मक स्वप्न में बुन लेने का। ठीक वह बात जो हमें ज्योतिबा फुले में दिखाई पड़ती है, लेकिन ज्योतिबा फुले अपने आक्रोश को थिरा नहीं पाए हैं। और मैं इसको 2 छोटे-छोटे उदाहरणों के रूप में लूंगी। कैलाश वानखेड़े सबसे पहले इनकी कहानियों में जो मुझे खूबी नजर आती है, क्योंकि यह बहस को मुद्दा बनाते हैं, अपनी कहानियों में वो कोई नायक नहीं करते। मुझे उनकी सारी कहानियों को पढ़ने के बाद लगा कि उनके पास सिर्फ एक नायक है। हर कहानी में रिपीट हो रहा है उतने ही मजबूती के साथ, और वह नायक है सवाल।
वो सिर्फ प्रश्न उठाते हैं। और बहुत बड़ी खूबी है कि आप एक सवाल को समय से उठे हुए, समय को बींधने वाले और समय का अतिक्रमण करके अपनी एक जगह बनाने वाले सवाल को एक नायक के रूप में खड़ा कर रहे हैं। और उस नायक के साथ हमारे भीतर के, हमारे अड़ोस पड़ोस के, हम सब के भीतर के अंतर विरोध, दुर्बलताएं और आकांक्षाएं जुड़कर उसे एक मूर्त रूप देंगे। और दूसरी बड़ी खूबी, इसे मैं एक प्रतीक के रूप में, एक स्थूल प्रतीक के रूप में लेना चाहूंगी। वो किसी गंगवा को, किसी घीसू को, किसी रमुआ को, किसी कलुआ को अपना नायक नहीं बना, क्योंकि रमुआ या गोबर वो गोबर नहीं है, वो गोवर्धन है। नामों के सहारे हम किसी की जातिगत, किसी की आर्थिक पहचान साबित करने की एक बहुत बड़ी परंपरा को ढोते चलते। हमें सबसे पहले अपने पूर्वाग्रहों को उखाड़ फेंकना होगा। इसीलिए वो अपने पात्रों को नाम देते हैं असीम, दीप शिखा, ज्योति प्रभा। ठीक वही नाम जो अभिजात वर्गों में, उच्च जातियों में नाम प्रयुक्त किए जा रहे हैं। यह सायास गढ़ी एक युक्ति है जो मनुष्य को नाम के साथ उसकी वर्गगत, जातिगत पहचान में बांधने के षड्यंत्रों का निषेध करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की कहानी कहीं दलित विमर्श को एक बहुत ऊंचे बहस के मुकाम पर लेकर गई है और वहीं से हम सबको अपनी अपनी मनुष्य की आइडेंटिटी को देखने का आग्रह कर रहे हैं। एक और कहानी सत्यनारायण पटेल की कहानी, लाल छींट वाली लुगड़ी का सपना। मैं ये कहानी पढ़ूंगी तो मुझे गोदान याद आया, और गोदान का न होरी याद आया, न गोबर याद आया। मुझे तो गोबर का बेटा याद आया, छोटा सा बेटा। 36 साल की उम्र में यदि उपन्यास लिखा गया है और हम माने कि वो पात्र उस समाज में जी रहे हैं, तो वो मंगल, छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा। मुझे लाल छींट वाली लुगड़ी का सपना कहानी पढ़ते हुए याद आया कि मंगल किसके सपने का वहन कर रहा होगा? अपने दादा के सपने का, गाय के सपने का। और अगर कहानी का नायक डूंगा मंगल के ही वंश परंपरा में आता है तो वह मंगल का पोता होगा या पड़पोता होगा। तो आज उसकी वंश परंपरा की तीसरी, चौथी पीढ़ी का सपना क्या है? सिर्फ एक लाल छींट वाली लुगड़ी लेने का सपना। कहां भी ला गया गाय का सपना? गाय क्या हैसियत से, रीच से बहुत बाहर की चीज हो गई? यदि हो गई तो हम जिस आर्थिक प्रगति का दंभ भर रहे हैं वह गांव तक, किसान तक, मिट्टी से जुड़े व्यक्ति तक किस रूप में पहुंच रही है? और उस सपने को भी वह कहां खरीद पा रहा है? अपने पिता के सपने को वहन कर रहा है। लाल लुगड़ी पहले माँ के लिए जुटाना चाहता था, अब अपनी पत्नी के लिए, लेकिन एक लाल छींट वाली लुगड़ी वह नहीं जुटा पा रहा। मुझे डूंगा के बरक्स पूरे देश भर में आत्महत्या करते किसान याद आते। सत्यनारायण पटेल उन किसानों की त्रासदी को लेकर नहीं आते, लेकिन आत्महत्या करने से पहले वो किस द्वंद्व, किस दृढ़ता और किस तरह के दबावों के बीच में घिर रहे व्यक्ति को उकेरना चाहते हैं, वह इस कहानी के डूंगा पात्र के माध्यम से करते हैं। सपना तो है, सिर्फ लाल छींट वाला ही नहीं है, लुगड़ी लेने का ही नहीं है। किसानों के पास एक और सपना है। वह सपना गाय की तर्ज पर कार लेने में अनुदित किया जा सकता है, लेकिन कौन किसान कार लेगा? डूंगा जैसा जो अपनी जमीन बचाने की जिद में माधवराव सप्रे की छोटी सी कहानी टोकरी भर मिट्टी की बुढ़िया की तरह दम ठोक कर खड़ा है। नहीं, उसके हिस्से तो उसका सपना भी पूरा होना नहीं आएगा। आज कार वही ले पा रहा है जो अपनी जमीन को मुंह मांगे दाम पर बेच रहा है पूंजीपति। और सत्यनारायण पटेल डूंगा से फोकस हटाकर जब दूसरे किसानों पर शिफ्ट करते हैं, तो मुझे इस एनसीआर के गांवों में रहने वाले किसानों की दशा में दिन रात का परिवर्तन दिख पड़ता है। वो किसान जो अपनी जमीनें करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं,
आज वो किसान खेत को लहलहाते फसलों की जगह बहुत आलीशान बंगले बना रहे हैं। घरों में कई कई बड़ी कारें हैं, एसयूवी है उनके पास। उसके बाद वो ले रहे हैं गन, और इससे भी उनका सोशल स्टेटस ठीक नहीं हो रहा है तो वो ड्रग्स ले रहे हैं। यह आज के किसान का एक दूसरा चित्र हमें दिखाई पड़ रहा है। एक डूंगा है, एक इस तरह का किसान है जिसे हम हर रोज देख रहे हैं, और इसके पीछे पूंजीवाद का प्रसार है। यह पूंजीवाद, इसकी एक झलक, एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी के रूप में झलक, मैं आज भी उस कहानी को नहीं भूल पा रही हूँ। और क्योंकि पंकज बिष्ट जी बैठे हैं तो मुझे बहुत संकोच भी हो रहा है उस कहानी, संकोच और गर्व दोनों, कि बच्चे गवाह नहीं हो सकते। मैं जिस उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार को मीडिया के माध्यम से उन्होंने घर घर में आते हुए दिखाया, उसके नकारात्मक प्रभावों को गूंथा है बहुत प्रतीकात्मक ढंग से, वो आज अपनी प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता खोकर बहुत निर्लज्ज रूप से हमारी अपनी आइडेंटिटी बन गई। इसीलिए आज गांवों का युवक सिर्फ एक अपराधी के तौर पर, एक कुपढ़ नागरिक के तौर पर अपनी आइडेंटिटी को लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मैं कहानियों का और भी जिक्र करना चाहती हूँ। देवेंद्र जी ने तो घड़ी दिखा दी और मैं तो अभी मुझे लग रहा है कि मैंने सिर्फ टेक ऑफ किया है। मैं कुछ संकेत भर देना चाहती हूँ। पानी कहानी मनोज कुमार पांडे की, वह इन सबसे कहीं बहुत गहरे उतरकर पूरे के पूरे युग को ले रही है कि किस तरह से इस कहानी में एक मगन ठाकुर नामक व्यक्ति एक तालाब को ही नहीं पाट रहा है। तालाब को पाटना मात्र जमीन को हथियाना भर नहीं है। तालाब को पाटकर जिस तरह से वह पंप के माध्यम से खेती के लिए पानी का जुगाड़ करता है, वह इस कहानी का मंतव्य नहीं है। पानी बेचकर, पानी की तिजारत करके वह गांव के किसानों से पूंजी बटोर रहा है, वह इस कहानी का लक्ष्य नहीं है। किस तरह से पंडित, पुलिस, प्रशासन सब उस ठाकुर मगन के साथ देकर समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं, यह इस कहानी का लक्ष्य नहीं है। हालांकि हमें ऊपरी तौर पर ये सब दिखाई पड़ रहा है। असल में इस कहानी का लक्ष्य यह है कि पूंजी और सत्ता का गठजोड़ किस तरह से गांव के सहकारी चरित्र को ध्वस्त करता हुआ नीतिगत निर्णयों की आड़ में सत्ता के हित साधक स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है। और इस तरह से यह कहानी कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के उत्थान की कहानी बन जाती है। इस कहानी को इस रूप में पढ़ें तो हम अपने वक्त की आहटों को भी देख सकते हैं, और जिन खतरों से हम घिरे हैं हम उन खतरों को भी बहुत अच्छे से पहचान कर एक विकल्प ढूंढ सकते हैं। मैं सारी कहानियों को खारिज कर रही हूँ जो मुझे लेनी है। मैं सोचा था शायद 4-5 कहानियां ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगी। योगेंद्र आहूजा की कहानी श्री विमर्श को लेना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ आखिरी 1 मिनट में सिर्फ इस बात का संकेत करती हूँ कि अगर हम आज की कहानी इन बिंदुओं पर उठा रहे हैं तो इस कहानी ने अपने लिए शिल्प भी नया गढ़ा है। कहानी गांव में शिफ्ट हुई है। कहानी आज किस्सों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, सत्यनारायण पटेल की कहानियों में तो एक चीज बहुत उफान पर है, यह है किस्सा गोई आज की कहानी का एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाला गुण है। यह हमें भीतर तक, परंपरा तक जोड़ता है। यह जो पूंजीवाद हर चीज को यकसा कर रहा है, बिल्कुल एक, सबकी पहचान, सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय पहचान, मनुष्य की पहचान, सबको खोकर यह हर गली को, हर मॉल को, हर मोहल्ले को, हर बाजार को एक चरित्र दे रहा है। कहीं यह लोक कथाओं को रिवाइव करना उस यकसा पहचान के विरुद्ध छेड़ा गया एक आंदोलन है जो हमें इस आज की कहानी के शिल्प में दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी दूसरी बात जो आज के शिल्प में हमें दिखाई पड़ रही है कि आज जादुई यथार्थवाद का सहारा लेकर रचनाकार कहानियां बन रहा है। अचानक लकड़ सुंघवे आते हैं, अचानक कुछ जादू होता है, और लेकिन यथार्थ के धरातल पर वो सब चीजें हम उनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे दर्द की लहर अचानक नहीं आई, क्रमशः हमारे भीतर पनपी है, बोध हुआ है, उसने हमें आक्रांत कर लिया है, और जो दर्द की लहर, पीड़ा की लहर सवाल उठाकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनी है, वो अब किसी भी प्रभाव से बहुत जल्दी नहीं मिला जाएगी। तो इनका असर समुद्र के पानी की तरह जो धीरे धीरे गर्म होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, यह एक कहानी के शिल्प की विशेषता है जो हमारी चेतना को तब तक
उस बिंदु के, व्यग्रता के बिंदु के इर्द गिर्द लपेटे रखता है, जब तक हम मिलकर एक सामूहिक संवाद के साथ उसकी कोई समाधान न निकाल। और अंतिम चीज कहानी के शिल्प की, मुझे लगता है कि कहानियों में संवेदना और भाव प्रवणता की जगह लेखकों ने बौद्धिकता, संश्लिष्टता, विश्लेषण परकता को ज्यादा जगह दी। इसलिए आज हमारे पास प्रेम कहानियां नहीं थी, हमारे पास सवाल उठाती कहानियां हैं। लेकिन यह समय शायद अभी इन सवालों से जूझने का है। नहीं तो प्रेम कहानियां हम ढूंढें, आसपास हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो भी प्रेम कहानियां इन्हीं प्रश्नों के भीतर कैद है। मैं एक कहानी का नाम लेना चाहूंगी, सिर्फ रंग महल में राधा नाची, मीनाक्षी की और तरुण भटनागर की, जो नाम मैं अक्सर गलत बोल देती हूँ, शहर से गुजरते, बीते शहर से गुजरते थे। इन कहानियों में हमें प्रेम और एक पूरा सिस्टम उलझा हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद रोहिणी जी। मित्रों, इसके बाद हमारा कथा सत्र शुरू होगा और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जिन कथाकारों का हमारे बीच यहाँ आना था कथा पाठ के लिए, उनमें पंकज बिष्ट, प्रेम कुमार बड़ी, सुजन विश्वनाथ, सूर्यनाथ सिंह, राकेश तिवारी, हरिराम मीना जी मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले पंकज बिष्ट जी से आग्रह करूँगा कि अपनी कथा कथाकारों से हम आग्रह भी कर सकते हो, चाहे तो बैठ के भी रचना पाठ करें या जैसी उनकी इच्छा हो। पंकज बिष्ट हिंदी के वरिष्ठ कथाकार और विचारक हैं और समयांतर पत्रिका के संपादक हैं। पंकज बिष्ट। साथियों, रोहिणी जी ने जो पृष्ठभूमि बना दी है, उसके बाद जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो प्रस्तुत करते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। असल में दिक्कत ये है कि और मेरे पास कोई भी डर है नहीं है। खैर, मैं क्योंकि समय कम है, इसके बावजूद एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो परिवर्तन है वो जिस तरह से घटते हैं लेखक के लिए, वो सिर्फ उसके स्थूल पक्ष ही नहीं है। और ये बात ध्यान रखना मुझको कम से कम लगातार जरूरी लगता है कि वो बात लेखकों को याद रखनी चाहिए कि हम पत्रकारिता से नहीं जूझ रहे और हम पत्रकारिता का काम, पत्रकारिता का विकल्प भी नहीं दे रहे हैं। तो हमको ये बात लगातार ध्यान रखनी है, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो मात्र सामाजिक स्तर पर नहीं हो रहे, वो व्यक्ति के चरित्र के व्यवहार में, उसके चरित्र में, उसकी समझ में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अब बस इतनी बात मैं अपने रचना पर पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहानी का पाठ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नवीनतम उपन्यास का कुछ अंक आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो खासा विवादास्पद है, इसलिए भी शायद उससे कुछ बात नई तरफ से समझने को मिलेगी। इसका शीर्षक जो चैप्टर का है वो है कैक्टस वाला बंगला। इस उपन्यास का नाम है पंख वाली नाव, जो जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जो असंभव स्थितियां हैं उसको लेकर है। सिर्फ बिगुल बजने की देर है, स्वदेश जी की नजर और हजर जवाबी का मैं कायल रहा हूँ, उनमें चीज़ों के मर्म को पकड़ने और अपने तरीके से व्याख्यायित करने की विलक्षण प्रतिभा रही है। यह ऐसी वर्चुअल रियलिटी थी जिसने 10 साल के अंतराल को चुटकियों में फांद दिया था। तब इस तरह की चमत्कारी टिप्पणियाँ रोज ही सुनने को मिलती थीं, काम के दौरान, चाय के साथ, लंच में, यहाँ तक कि क्लाइंटों के साथ की मीटिंगों में भी। पर वे पुरानी बातें थी, 12-13 साल पीछे इतिहास के गोहर में घसीट ले जाने को उद्धर। स्मृति के दूर दूर तक फैले खंडहरों के बियाबान में हम अकस्मात यहाँ टकरा गए थे। बीच की यात्राओं की अपनी अपनी कहानियाँ थीं, जो अलग होते हुए भी मूलतः एक थीं, बहुत अप्रत्याशित और सपाट। विगत के इस पिटे खेल को हम पिछले 2 दिन से ऐसे प्राणहीन
रियलिटी शो की तरह खेल रहे थे, जिसका यथार्थ उसकी नाटकीयता को ढक देता है और संचालित अंततः नाटकीयता से ही होता रहता है। छावनी के नजदीक की कॉलोनी थी। मकान वाकई बांकुरों की तरह सजे थे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका था। जवामर्दी और अमरत्व की माया के तकमों से सजे योद्धाओं के नामों की कतार के बीच से गुजरना राज की यात्रा पर आए किसी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में सजी परेड के मुआयने का आनंद दे रहा था। अजीब रुतबा था। काले भूरे चिकने इटालियन मार्बल और मकराना पत्थर पर खुदे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और इक्के दुक्के लेफ्टिनेंट औदार्य रंगों में जगमगा रहे थे। अधिकांश का अंत रिटायर्ड में हो रहा था। कुछ नामों के नीचे सूत्रीकृत सम्मान, शौर्य की मां गाथाओं के ठोस सरकारी प्रमाण थे। हमने गली के छोर पर ही ऑटो छोड़ दिया था, वो कि मैं पेंटिंग साथ लाया था, पर वो इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उठाई न जा सके। जिस मकान के अहाते में हमने प्रवेश किया, गेट पर कुछ नजर नहीं आया था, या फिर आधुनिक रसायनों की चमत्कारिकता के बावजूद वह इबारत समय की काली कीमियागिरी से मात खा गई थी। न नाम न ही नंबर, पर आगे पीछे के नंबरों के रिक्त स्थान की पूर्ति मुश्किल नहीं थी। आसपास फैली जमीन के अनुपात में, जिसमें एक किचन गार्डन, फूलों के कुछ लावारिस पौधे, कैक्टस और 2 पेड़ नजर आ रहे थे, मकान ज्यादा ही सिमटा महसूस हो रहा था। एक पेड़ लीची का होगा, मैंने सोचा। अनुपम ने बताया था इसकी लीचियां बहुत मीठी होती हैं। फूलों का मौसम खत्म हो गया था, शायद लीचियों का भी। कुछ हो, किसी ने जैसे प्रेरित करने के लिए मेरे कानों में चुपके से कहा। मन में 10-12 साल पहले कभी सुनी और स्मृति में अब तक संजोई उस मिठास को ढूंढ निकालने की इच्छा जोर मारने लगी। एक गांवड़ी बच्चे ने मुझे धकेल कर लगभग बचपन के मुहाने पर पहुंचा दिया था। दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाने की बलवती इच्छा किसी तरह दबाई। बचपन में ऐसे न जाने कितने पेड़ों पर मैंने कूद-फान की थी। जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे, यथार्थ के कुछ दूसरे ही रंग सामने आने लगे थे। उम्र की मार से बिखरते बचे कुचे बेशर्म हजारी के फूल बढ़ती गर्मी के उस अपराह्न को अनावश्यक ही बेरंग बना रहे थे। संभवतः हम लोग ही बड़े मकानों के इतने मुरीद हो गए हैं कि खाली जमीन सह नहीं पाते। कोई अप्रत्यक्ष फूट कहीं नहीं थी, पर उसके थके से रंगों को जीर्णता किसी गंभीर बीमारी की प्रेत छाया की तरह अपनी उपस्थिति से सहमा रही थी। कहना मुश्किल था कि मौसम से पिटकर कभी यह चटक पीला रहा रंग वह रूप ले चुका है, या फिर सफेद इस कदर बदरंग होकर बीमार आभास में बदल चुका है। जो भी हो, मकान को जिस तरह की देखभाल की जरूरत थी वह हो नहीं पा रही थी। यह भी हो सकता था कि आसपास के बंगलों के वैभव की पकड़ और समकालीन वास्तुकला के छिनालपन में इस मकान की नफीस, सरल पर पुरानी भव्यता और शालीनता दब गई थी। इतना आनंदमयी था कि दीवारों से बंधे स्पेस के अनुपात में कई गुना स्पेस बंद होने के आभास से मुक्त होने के लिए मौजूद था। पहचान का सबसे बड़ा चिन्ह जो हमें बताया गया था बंगला है, अंग्रेजों के जमाने का, और साथ ही जोड़ा गया था कोई अंधा भी खोज सकता है। शहर में मेरे, या कहना चाहिए बाबूजी के कई परिचित अभी भी थे, कई इस परिवार को जानने वाले भी। इसलिए उन्होंने मुख्य सड़क से मकान तक की दूरी 150 कदम, लकड़ी का पुराना गेट और लीची का विशाल पेड़ समेत लगभग सब कुछ बता दिया था। सौभाग्य से हमारे पास आंखें भी थीं और वे भी 2 जोड़ी। इस विश्वास के से सराबोर मैं कैक्टस की तरह की किस्मों से लदे बरामदे की 2 सीढ़ियां चढ़ गया था। कैक्टस के गमले सीढ़ियों के साथ साथ चलकर खुले बरामदे में दोनों दिशाओं में बढ़ते हुए ड्रिल कैसे फॉर्मेशन की अनुशासित पंक्ति की तरह मेड़ बन गए थे। ढलवा छत की लकड़ी की शहतीर पर लटके तरह के कैक्टसों को देखकर न जाने क्यों बेजान परिंदों के जम जाने का सा आभास हो रहा था। अंतहीन बंजर के ऐसे वीरान मकान में जिसके बाशिंदे एक दिन सब कुछ यथावत छोड़कर लापता हो गए हों। कभी की जानदार वस्तुएं प्राणहीनता में ठहर गई थी। वैसे भी मुझे कैक्टस के हवा पानी से बेजारी कभी नहीं भाती है। यह पौधा उर्वरता के संघर्ष का नहीं, रेगिस्तान की आसन्नता का संकेत देता महसूस होता है।
यहाँ तक कि मुख्य दरवाजा भी कैक्टस से अलंकृत था। मैंने उस ओर ज्यादा ध्यान न देकर घंटी बजा दी थी। 4-5 मिनट के अंतराल पर 2-4 घंटी बजाने के बाद दो बार घंटी बजाने के बाद तीसरी बार हाथ बढ़ने जा ही रहा था कि चिटकनी की आहट ने रोक दिया। बीच चौखट पर एक छाया आ गई थी। अब भी बीच में जाली का दरवाजा था जिसके छिद्र समय की धूल और न जाने कब के रंग रोगन से इस कदर संकरे हो गए थे कि सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस ओर की छवि महिला की होनी चाहिए। उसने हैंडल थमा हुआ था। संभवतः अत्यंत सावधानी में किसी खांटी सरकारी चपरासी की तरह बिना एक भी शब्द अनावश्यक बोले उनकी नजर हमें एक्सरे किरणों की तरह भेदती प्रतीत हो रही थी। बोलिए वाले अंदाज में मैंने कहा था, हम श्रीमती कुमार से मिलना चाहते हैं। इतना, क्योंकि 15 मिनट का समय था तो पूरा हो गया। लगा कि 5 ही मिनट सुनाया। ये बढ़िया होने का सबूत है। धन्यवाद पंकज जी। हमारे अगले कथाकार हैं प्रेम कुमार मणि जी। मणि जी हिंदी के चर्चित कथाकार हैं, पटना में रहते हैं और राजनीतिक चिंतक भी हैं। उनकी राजनीति में गहरी दिलचस्पी है, तो उनसे आग्रह है कि अपनी कहानी का पाठ करें। उपस्थित मित्रों, मैं बिना किसी वक्तव्य के कहानी पढ़ना चाहूँगा, इसलिए इस समय का मुझे ख्याल। कहानी का शीर्षक है इमलियाँ और यह करीब 22 वर्ष पहले लिखी गई थी और उसी समय हंस में प्रकाशित हुई थी पहली दफा। वह एक पेड़ था, इमली का पेड़, खूब घना, खूब पुराना। थोड़ी सी हवा बही नहीं कि वह झूमने लगता था। जब झूमता था गांव झूम जाता था। वह चुप रहता था, गांव चुप रहता था। जब सोता था गांव सो जाता था। वह गांव के पश्चिम तरफ था या उसके पूर्व तरफ गांव था। उससे गांव को पहचाना जाता था। जैसे कि लोग जब बाहर जाते थे और अपने गांव का नाम बदलाने पर स्पष्ट नहीं होता था, तब बदलाते थे बड़ी इमलियां वाला गांव। इसके होते गांव को भूलने का सवाल नहीं था, जैसे समुद्री यात्रियों को ध्रुव तारा के रहते दिशा भूलने का सवाल नहीं था। गांव के बाहर का कोई आदमी आता था और उस पेड़ को देखकर आश्वस्त हो जाता था कि वह मुकाम पर आ गया है। हम नानी गांव से बचपन में लौटते थे, तब उस पेड़ को देखते ही सब्र संतोष होता था कि अब और चलना नहीं। एक तरह से गांव का हिमालय था वह। फर्क इतना ही था कि वह उत्तर की ओर नहीं, पश्चिम की ओर था। उस पर चिड़ियों के ढेर सारे घोंसले थे, सुग्गों तक के। उसके कोठरों में उल्लू बसते थे और यदि उर्दू नज्म की यह बात सही है कि खाके गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, तो वहाँ इतने उल्लू थे कि पूरा देश खाक कर सकते थे। किंतु वे नज्म के उल्लू नहीं थे, बड़े शिष्ट, बड़े भोले दिखते थे। रात होते ही वे कोठरों से निकलते और बिजली के खंभों और ऐसी दूसरी चीजों पर बैठकर ऊँघते रहते। लगता था अपने होने पर वे शर्मिंदा है। हमारे गणित के शिक्षक मुझे भी अक्सर उल्लू कहा करते थे और मैं उन उल्लुओं को देखता तो चुपचाप उनसे खुद को तौल रहा होता कि आखिर कौन सा साम्य है कि शिक्षक मुझे उल्लू कहते हैं। गहराई से देखने से पता होता कि इन उल्लुओं की गोल गोल आंखें बड़ी भूत हुआ करती हैं, खूब चौकस, जैसे जासूस की आंखें। इन सबके साथ एक गंभीर बात और थी, वह यह कि उस पेड़ पर कोई दर्जन भर विभिन्न प्रजातियों के प्रेत निवास करते थे, जिनके किस्से दर किस्से गांव वालों की जुबान पर रहते थे। उन किस्सों से हमारा अवचेतन गहन रूप से बुना था और इस तरह वह पेड़ हमारे अस्तित्व का एक अंग था। वह भूतों का डेरा होते हुए भी हमारे लिए नया ताजा रहता था। उस समय देश दुनिया में पर्यावरण आंदोलन का कोई जोर नहीं था। इक्के दुक्के संत महात्मा नुमा लोग पेड़ पौधों को बचाने की बात करते थे।
एक संतनुमा लेखक का एक लेख हमारी पाठ्य पुस्तक में था। उस लेख की एक बात हमारी समझ में बहुत देर से आई कि कैसे हमारा जीवन पेड़ों से जुड़ा हुआ है। यह बात मुझे बहुत भीतर तक बुदबुदाती थी कि घने जंगलों की हरियाली से आकर्षित होकर मेघ उमड़ते और बरसते हैं। मेघदूतम तो बहुत बाद में पढ़ा, लेकिन उस लेख से ही मेरे मन में यह बात बैठ गई कि मेघ बहुत शोक हुआ करते हैं। मानसून के शुरू होते ही हवाई रेल के डिब्बों की तरह मेघ आकाश में दौड़ने लगते, तो मेरा मन करता काश यह गांव एक घना जंगल होता और ये सारे मेघ बस यहीं घुमड़ते रहते। बादलों को देखकर मोरों के नाचने की बात मैंने सुनी थी। मुझे यह सूत्रबद्धता एक साथी रहस्य की तरह लगता, घने जंगल, मेघ और मोरों का नाचना। लगभग उन्हीं दिनों वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जीवनी भी पढ़ने को मिली। शीर्षक भी अजीब था, पेड़ पौधे भी हंसते रोते हैं। बसु साहब ने वनस्पति विज्ञान पर काम किया था और उस लेखक को जिसने यह जीवनी लिखी थी, पता नहीं कैसे यह शीर्षक सूझ गया। मैंने बसु साहब के कार्यों, खासकर इसकोग्राफ के बारे में बहुत बाद में ढंग से कुछ जाना, किंतु मुझे वह एक अजूबे इंसान तब से ही लगने लगे थे जब से मैंने यह जीवनी पढ़ी थी। वह जीवनी क्या थी? अतिशयोक्तियों की एक पिटारी थी, और जैसा कि हमारे यहाँ जीवनियाँ लिखी जाती हैं उनमें उसमें भी यह बात थी कि बसु बचपन से ही सर्वगुण संपन्न थे। उनके बचपन का पूरा खाका इस तरह का था कि बस वह पेड़ पौधों का नुकसान नहीं करते थे। एक बार उनके एक मित्र ने झाड़ियों पर डंडे चलाने शुरू किए तो बसु की आंखों में आंसू छलछलाया और उस रोज कुछ खा नहीं पाए आदि। लेकिन यह आदि आज की बात है। तब तो हाल यह था कि मेरे अंतर मन में बसु की दबदबाई आंखों वाली एक कल्पित तस्वीर उभरती और मेरी आंखें भी दबदबा जाती। घने जंगल, मेघ और मोरों के साथ ये डबडबाई आंखें भी अदृश्य डोरियों से बंध जाती और तब ये पेड़ तिलस्मी ताकत के पूंजीभूत रूप जान पड़ते। मुझे लगता ये पेड़ केवल हंसते रोते ही नहीं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे मायावी काम। शीशम की ऊंची फुनगियों के बारे में मेरा ख्याल था कि मेघों को चूमने के लिए ऊपर बढ़ रही होती है। मेरा मन बुद्धि से भर उठता कि प्रकृति की यह कैसी लीला है। मानसून के शुरू होते ही कितना बड़ा रोमांटिक खेल शुरू हो जाता है। मेरे गांव में पेड़ बहुत कम थे, इतने कम जितने नहीं होने चाहिए। बड़े बूढ़े कहते कि एक समय था जब उनका गांव पेड़ों से भरा एक बागीचे की तरह लगता था। उन्होंने भी यह बात देखी नहीं, बस सुनी थी जैसे हम सुन रहे थे। वे कहते थे सन 1857 के गदर में अंग्रेजों ने गांव के एक पीपल के पेड़ से लटकाकर 4 बागियों को फांसी की सजा दी। ये चारों दानापुर छावनी के सिपाही थे और बागी बनकर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़े थे। पकड़े जाने पर इन्हें गांव लाया गया था और उस पेड़ से लटकाकर मार दिया गया था। कहते हैं कुछ दिनों तक तो लोग उस पेड़ की पूजा करते रहे और उसके सूखे पत्ते तक पवित्र मानते रहे। कालांतर में वहां मेला लगने लगा। कहते हैं मेले की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि एक अंग्रेज अफसर ने सिपाहियों की देखरेख में उस पेड़ को कटवा दिया। लोग क्रोध से भरे थे, किंतु 4 बागियों को पेड़ से लटकाए जाते उन्होंने देखा था। लोगों ने सीधा प्रतिरोध तो नहीं किया, किंतु अपने गुस्से का इजहार उन्होंने बड़े शालीन ढंग से किया। बागियों के शहादत दिवस को उन्होंने पेड़ पूजा उत्सव दिवस में बदल दिया। अगले ही साल ठीक शहादत दिवस को ढोल मजीरों के साथ लोग घरों से बाहर निकले और शहीदों का गुणगान करते हुए हर वृक्ष को रोली और अर्घ से पूजा। बात अंग्रेज हुक्मरानों तक गई और वे गुस्से से पागल हो गए। अगले ही रोज बड़ी संख्या में पुलिस बल और कारिंदे जुटे और गांव के एक छोर सारे पेड़ों को काट डाला। एक बचा हुआ पेड़ यही इमली का पेड़ था। इमली के पेड़ की पूजा नहीं होती, सो इस पेड़ की पूजा नहीं होती और इसलिए अंग्रेजों ने इसे काटना जरूरी नहीं समझा। जो इसका अभाग्य था वही सौभाग्य हो गया था। मैं उस कथा को सुनकर कांप जाता था। एक साथ गांव में इतनी मात्रा में पुलिस, एक साथ पेड़ों पर आरी टंगारी का चलना और एक साथ गांव का वृक्ष विहीन हो जाना। सारे चुरमुन, सारे पक्षी आखिर कहाँ गए होंगे? या इमली का पेड़ आखिर कितनों का बसेरा बना होगा? मानसून के मेघ जब गांव के आकाश से गुजरते होंगे तब क्या इस पेड़ के लिए क्षण भर ठहरते होंगे? गांव में आज भी जो पेड़ हैं वे साहस और प्रतिरोध के प्रतीक ही कहे जा सकते हैं। पेड़ों के सामूहिक कटाव से जो दहशत फैली होगी उसका असर दशकों तक रहा होगा। इस दहशत से निरपेक्ष रहकर ही कुछ साहसी लोगों ने वृक्षारोपण किए होंगे।
लेकिन जैसा कि हर जगह साहसी लोगों की संख्या डरपोकों की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए वृक्षारोपण भी कम मात्रा में हुआ। वृक्ष लगाना मानो अंग्रेजी सल्तनत को चुनौती देना रहा होगा। मैं इमली के पेड़ की बात कर रहा था। जैसा कि कहा जाता है, पेड़ हमारे पूर्वजों के साक्षी होते हैं। इस रूप में अकेला यह पेड़ था जिसे 1857 के पूर्व के पुरखों का सानिध्य मिला था। इस रूप में यह ऐतिहासिक था, या कहें कि ऐतिहासिक से भी कुछ बड़ा और विशिष्ट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके फल हम बच्चों को बहुत प्रिय थे। उसके खट्टे मीठे स्वाद की स्मृति भर से ही आज भी मुंह में पानी भर जाता है। फलों के मौसम में जब पूरा पेड़ उंगली नुमा फलियों से भर जाता, तब हमें लगता सारे संसार का सुख सौंदर्य वहाँ सिमट आया है। हम बहुत सारे बच्चे दिन भर पेड़ की प्रदक्षिणा करते रहते। एक एक खिया के लिए हम न जाने कितनी चिरौरियां करते। और एक ऐसे ही मौसम में जब पेड़ अपने ही फलों से ढका था, हमने सुना कि यह काटा जाएगा। खास सरकार यहाँ पर एक खूब अच्छा अस्पताल बनाएगी। हमने यह भी सुना कि किसी अस्पताल से सटा हुआ इमली का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ से होकर गुजरने वाली हवा विषाक्त हो जाती है। गांव के वैद्य जी एक कथा सुनाते थे कि यूनान के ख्यात वैद्य लुकमान ने वैद्यराज धन्वंतरी की परीक्षा लेने के लिए एक दूत उनके पास भेजा। लुकमान ने दूत को कहा कि वह अपने तमाम रात्रि विश्राम इमली के गाछ के नीचे करे। फल यह हुआ कि जब वह दूत धन्वंतरी तक पहुंचा, उसका शरीर जख्मों से बजबजा उठा था। धन्वंतरी उस दूत से मिले और लुकमान का संदेश सुना। उसके जख्मों को देखकर उन्होंने पूछा कि यह कैसे हुआ। दूत ने बतलाया कि वह भला चंगा था और आते समय उसने अपने तमाम रात्रि विश्राम इमली के पेड़ तले बिताए। धन्वंतरी समझ गए कि लुकमान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दूत जब वापस होने लगा तो उन्होंने कहा कि वापसी के अपने तमाम रात्रि विश्राम वह नीम गाछ के नीचे करे। हमारे वैद्य जी कहते थे, वह दूत लुकमान तक पहुंचते बिल्कुल चंगा था। अब इमली से हवा विषाक्त होती है या नहीं, यह बात तो अलग थी। मूल बात थी कि वैद्य जी की कथा से उस पेड़ के खिलाफ पूरा गांव विषाक्त हो गया। और तो और एक रोज मैंने अपने विद्वान समझे जाने वाले पिता के श्रीमुख से उस पेड़ के विरुद्ध भाषण सुना और माथा पीट लिया। अब तो पेड़ को कोई नहीं बचा सकता। इन सारी बातों को सुनते सुनते हम बच्चे दिन भर पेड़ की प्रदक्षिणा करते और वह पेड़ हमारे लिए अपने खट्टे मीठे फल टपकाता। मुझे वह बहुत निरीह दिखने लगा था। हवा चलती और पेड़ हिलता, तब मुझे लगता वह अपनी जादुई भाषा में हमसे कुछ कह रहा है। मुझे यह भी लगता कि जगदीश चंद्र वसु होते तो इस भाषा को अवश्य समझ जाते, लेकिन हम में से कोई वसु नहीं था, न होने वाला था। हम तमाम बच्चों की चिंता थी कि यदि यह पेड़ कटा तो तमाम परिंदे, खासकर उल्लू, जाएंगे कहाँ। उल्लू हर जगह नहीं रह सकते, बस कोटरों में रहते हैं। कोटर पुराने पेड़ों में ही होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने पेड़ गांव में नदारत थे। कुछ महिलाएं और उनमें मेरी माँ भी थी, पसंद थी कि भूतों का डेरा या इमली का पेड़ अब नहीं रहेगा। मैंने माँ से पूछा था, लेकिन वे भूत जाएंगे कहाँ? कहीं उन्होंने हमारे घर को अपना डेरा बना लिया तब क्या होगा? माँ थोड़ी देर के लिए सचमुच डर गई, फिर डरी हुई आवाज में ही कहा, ऐसी भाषा नहीं बोलते, और वह फिर चुप हो गई। उनके डरे हुए हाथ कुछ देर तक मेरा सिर सहलाते रहे। उन दिनों में बहुत बेचैन था। कहीं आशा की कोई किरण दिखलाई नहीं पड़ रही थी। पिताजी, माँ, वैद्यराज सब के सब उस पेड़ के विरुद्ध थे। सरकार विरुद्ध थी। एक तरफ वह पेड़ था और दूसरी तरफ उसके खिलाफ पूरी दुनिया थी। हम बच्चे उस पेड़ की तरह ही थे जो कुछ कह नहीं सकते थे और जिसकी भाषा कोई समझ नहीं सकता था। ऐसे ही व्याकुल वातावरण में उस लंका से एक विभीषण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यदि यह पेड़ कटेगा तो कटने से पहले ही इसी से फंदा लगाकर वे झूल जाएंगे। वह गांव के सबसे बेवकूफ समझे जाने वाले व्यक्ति थे। लोग कहते थे कि उन्हें ठीक से पैसे गिनना भी नहीं आता। उन पर पागलपन का दौर पड़ता था और जब वह दौरा पड़ता था तो वह उसी पेड़ के नीचे रात भर गुजार आते थे। लोग तो कहते थे पागलपन के बहाने वह कुछ सिद्धि करते हैं। कुछ जिन प्रेतों से उन्होंने मित्रता कर ली थी और उनके कहने से ही वह पेड़ काटने के विरुद्ध थे, लेकिन उनका कहना अलग था। उनकी बात पर सयाने हंसते थे, लेकिन हम बच्चों को उनकी बातें समझ में आती थी। वह कहते थे यदि यह पेड़ न रहा तो हमारे बहुत से नाते रिश्तेदार भटक जाएंगे। अपना वह गांव या गांव पहचान में ही नहीं आएगा। वह पेड़ खाली पेड़ नहीं, गांव की नाक है। वह कट गया मतलब गांव की नाक कट गई। कुछ ऐसी ही बातें तो हम बच्चों के मन में भी थी।
हमारी कौन सुनता। उससे भी बड़ी बात थी कि हमें से कौन कहता अपनी बात कहना चूहों द्वारा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा था। अंततः गांव की एक सभा हुई। जैसे न्यायिक आयोगों का निर्णय सरकार को पता रहता है, वैसे ही सबको इस बात का निर्णय मालूम था। निर्णय लिया गया कि वह यह पेड़ कटेगा क्योंकि अस्पताल बनना जरूरी है। पगले विभीषण ने उस सभा में भी अपना विरोध रखा और ताल ठोकते हुए कहा, मेरी लाश पर बनेगा यह अस्पताल। इस गांव में अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है, अस्पताल से भ्रष्टाचार फैलता है, आदि आदि। स्वयं उनके बेटे ने पंडित से अपने बाप के कहे की माफी मांगी और कहा उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे, वह पूरे पागल हो गए। बेटे की बात पर क्षण भर के लिए तो वह सचमुच क्रोध से पागल हो गए, फिर थोड़ा संयत होते हुए बोले, मैं पागल हूँ कि नहीं, अपनी माँ से पूछना। और उनके इतना कहते ही सभा समवेत अट्टहास से गूंज गई, मानो इमली के पेड़ से एक साथ डैने फड़फड़ाते बगुले उड़े। आखिरकार उस पेड़ को कटना ही पड़ा। विभीषण को बेड़ियों से जकड़ लिया गया था क्योंकि वह सचमुच जान देने को उतारू हो गए थे। उनकी बेचैनी देख कोई भी कह सकता था कि उन पर जिन प्रेत आते हैं और सचमुच उसके दबाव में ही इतना उछल कूद कर रहे हैं। पेड़ कई दिन में कटा, जहाँ तक मुझे याद है कम से कम 3 दिन तो लगे ही थे। कोई आधा दर्जन बढ़ई रात दिन लगे थे। कई आरियां टूट गईं, कई टंगारी टूट गए। पेड़ ने खुद को बचाने के लिए जितना हो सकता था किया। मैं तीनों रोज स्कूल नहीं गया और वहीं डटा रहा। मेरे कई साथी भी डटे रहे। हम लोग किसी करिश्मे के इंतजार में थे। आरियां टंगारियों के टूटने पर हम खुश होते थे। हमें लगता था संसार की सारी आरियां सारे टंगारी टूट जाएंगे लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। आखिर पेड़ के प्रेत कुछ करेंगे कि नहीं। लेकिन आरियां घर घर चलने लगती तो हमें भूतों पर गुस्सा भी आता कि आखिर वे अर्धी कर क्या रहे हैं। पेड़ कटा तो रहेंगे कहाँ। गांव में घुसे तो ओझे मार जूते मिजाज ठंडा कर देंगे। आखिर है किस गुमान में। तीसरे दिन हास बांध कर पेड़ गिर गया। जिधर बढ़ई लोग गिराना चाहते थे उधर ही गिरा। इसके लिए उन्होंने काफी इंतजाम किया था। मजबूत मुंह की रस्सियों का इस्तेमाल हुआ था। दर्जनों लोग उन रस्सियों को दाएं बाएं कर रहे थे। सैकड़ों लोग तमाशबीन थे। हम बच्चों का तो एक किला ध्वस्त हो गया, एक संसार ढह गया था। कोठरों से कई उल्लू फड़फड़ा कर उड़े और बिजली के खंभों पर बैठ गए। दिन में निकलना उनके लिए निश्चित तकलीफ देह था, किंतु वे क्या करते। खंभों पर बैठकर वे तक तमाशबीनों को देखने लगे, मानो पूछ रहे हों, यह आप लोगों ने क्या किया। जो ही गर्द गुबार खत्म हुआ, पूरा गांव गिरे पेड़ पर टूट पड़ा, जैसे मरे जानवर पर चील कौवे टूट पड़ते हैं। हजारों कच्ची पक्की फलियां दूर दूर तक छितर गईं। दर्जनों घोंसले और चिड़ियों के सैकड़ों अंडे नष्ट होकर बिखरे थे। अनेक पक्षी मर गए थे। पता नहीं उस रोज हमारी दिलचस्पी इमली की फलियों में क्यों नहीं हुई। हम 2-3 साथी इस बिखरे संसार को कातर भाव से देख रहे थे। हम भी आगे बढ़े। एक जगह हमने देखा एक उल्लू का बच्चा चुपचाप बैठा है और अपनी आंखें मुलमुला रहा है। उसने अभी ढंग से उड़ना नहीं सीखा था। कुछ दूर पर एक तोता पड़ा फड़फड़ा रहा था। उसकी एक आंख में लकड़ी का एक टुकड़ा धंस गया था और उसे खून गिर रहा था। घायल तोते और उल्लू के बच्चे को हम उठा लाए। उल्लू की एक टांग में हमने मजबूत धागा बांध दिया और तोते का इलाज करने लगे। तोता नहीं बचा। हमने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, दाने खिलाने चाहे, लेकिन वह न कुछ खाया न पिया। कुछ घंटे बाद वह मर गया। मैं अपने मित्रों के साथ एक खेत में गया। वहाँ एक कब्र बनाई, एक रुमाल में लपेट कर उस कब्र में उसे लिटाया। उन दिनों इकन्नी नाम का एक सिक्का हुआ करता था, आज के 6 पैसों के बराबर। हमने एक इकन्नी उसके सिर के पास रख दी, शायद स्वर्ग में काम आए, इस भाव से। फिर उस पर मिट्टी डालकर लीप दिया। मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हो सके तो अपने स्वर्ग में इस मासूम को जगह देना। अपनी इकन्नी तुम्हें सौंप रहा हूँ। उल्लू का वह बच्चा महीनों हमारे साथ रहा और एक तरह से पालतू हो गया। हाँ, पगले विभीषण बहुत दिन नहीं रह सके। पेड़ गिरने के 15वें दिन वह भी सदा के लिए ठहर गए। हम बच्चों को उनकी मौत का बहुत दुख हुआ था और हमने उनके लिए भी प्रार्थना की थी। हालांकि उनके बेटे ने उनकी मौत से इत्मीनान महसूस किया था। मेरी माँ ने कहा था आखिर भूत प्रेतों ने बेचारे की जान ले ही ली। और वह अस्पताल, पेड़ कट गया, विभीषण तड़प तड़प कर मर गए। हम बच्चे जितना उदास हो सकते थे हो लिए। घायल तोता स्वर्ग में पहुंच गया।
उल्लू का बच्चा सयाना होकर उड़ गया। बगुलों, तोतों, उल्लुओं ने दूसरी दूसरी जगहों पर बसेरा बना लिया। उनके बेटे पोते हो गए। तब दूर शहर के दफ्तर में अस्पताल संबंधी फाइल थोड़ी सी चली, जैसे धागे से बंधा उल्लू का बच्चा चलता था, मंदाक्रांताचार्य। हम हाई स्कूल कर गए। हमने क्रिस्कोग्राफ के बारे में पढ़ लिया। देश में चिपको आंदोलन शुरू हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा की तस्वीर अखबारों में छपने लगी। कई सरकारें बदल गईं। महामारियों के कई बड़े रेले गांव के अनेक लोगों को उठा ले गए। तब तक वह फाइल चलती रही। हमने सुना कि ठेकेदार, इंजीनियर और नेता के लूट परसेंटेज कई बार तय होते होते रह गए। हमने सुना कि एक अधेड़ क्लर्क उसी फाइल पर सिर रखे रखे मर गया। हमने सुना कि फाइल से इमलियों की तरह गंध आती है, उस पर पेपर वेट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लर्क का प्रेत उस पर पेपर वेट की तरह पड़ा रहता है। उस क्लर्क का श्राद्ध हुआ, स्वर्गारोहण हुआ, उसकी विधवा को सहायता राशि मिली, बेटे को नौकरी का आश्वासन मिला। कई तिमाहे, कई छमाहे गुजरे और तब एक दिन अखबार में पढ़ा, महादेव शिव की जटाओं में जैसे गंगा उलझ कर रह गई थी। दफ्तर के टेबलों और फाइल के पन्नों में अस्पताल उलझ कर रह गया है। फिर हम वोटर हो गए। हमारे पिता के सब दांत टूट गए, माँ के बाल पक गए, आंखों में मोतियाबिंद हो गए। हमारा पुराना घर गिर गया। सपनों में आने वाली लड़कियों के बच्चे रेंगने लगे। तब हमने एक दिन सुना इलाके के विधायक जी भागीरथ की तरह फाइल पर कूद पड़े और इसे लिए अपने गांव चले गए। गांव में कोई संस्कार नहीं बचा था कि सभा सोसाइटी हो। कोई पागल नहीं बचा था जो कह सके अस्पताल दूसरी जगह गया तो अब हम जान दे देंगे। पूरा गांव इमली के उस कटे वृक्ष की तरह पड़ा था। कुछ लोग उल्लुओं की तरह असमय कोठरों से बाहर निकल आए थे और सोच में डूबे थे। शेष लोग इमलियों की तरह बिखरे थे। मित्रों, प्रेम पानबड़ी के बाद मैं अगले कथाकार के रूप में सुजन विश्वनाथन जी को आमंत्रित करूंगा। सुजन जी शायद स्वयं पढ़ना चाहेंगी या जो अनुवाद, उस कहानी का अनुवाद देवीना शबर ने किया है। तो सुजन जी की जैसी इच्छा। डॉक्टर देवेंद्र चौबे बहुत अच्छे दोस्त रहे मेरे। कई साल से मुझे बुलाते हैं इन सम्मेलन के लिए। तो देवीना हैज बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। सरल भाषा में उसने अनुवाद किया है। देवीना, प्लीज कम विद द स्टोरी। अंग्रेजी में लिखती हैं। उनके कुछ उपन्यास और कहानी संग्रह भी है और यहाँ जेडी में ससुरही जी समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं। सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो सुनील मैम ने जो कहानी लिखी है इंग्लिश में, उसका टाइटल है इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट और उसका मैंने अनुवाद किया है पल भर में। कहानी के बारे में उन्हीं बताएंगी, मैं बस पढ़ रही हूँ। उसकी मुस्कान में कुछ मिठास थी जो ग्रीष्म की दहशत को दूर करती थी। वह जनवरी का महीना था और दोपहर की तपिश धान को तब तक झुलसाती थी जब तक किसान पुआल के ढेरों को बांधने पर मजबूर न हो जाए और यही उम्मीद करें कि काम पूरा होने से पहले ही मच्छरों की महामारी खत्म हो जाए। चिकनगुनिया के कारण बुखार ऐसे चढ़ता था कि एक के बाद एक मजदूर मर रहे थे। वे मटमैले रंगों वाले लिबास पहने आकर्षक नर्स द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय चिकित्सालयों में जाते थे और खड़े रहने की कोशिश करते थे, जबकि ज्वर का प्रकोप उनके खून में दौड़ रहा होता था। इस ज्वर के कारण पलक्कड़ में 17,000 और त्रिवेंद्रम में 15,000 लोगों की मौत हुई। फिर भी फसल काटने का काम लगातार चलना था। मम्मन और जॉय, इसाक और इद्रीस, पनिकर और वायनर रवि गहरे हरे पत्तों वाले आम के पेड़ों तले बैठकर अपने अपने परिवारों के लिए रो रहे थे। उनसे बातें करने वाला साधु उनकी निजी व्यथा को सुनने से इनकार कर रहा था। उसकी भूरी आंखें स्पष्ट थीं। उसकी पगड़ी सोने की एक पट्टी से उसके सिर पर कसी हुई थी। उसकी दाढ़ी काली और घुंघराली थी।
ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। उसने कहा, लोग उसके धर्म के बारे में निश्चित नहीं थे। वह ईसाई हो सकता था या मुसलमान या फिर हिंदू। उसके व्यक्तित्व में ऐसा कोई निशान नहीं था जो उसकी जाति या धर्म को स्पष्ट कर सके। वह अपनी बातों को साफगोई से रखता था। उसके भाषण में एक अकल्पनीय गुण था। वह उनको दूसरे मनुष्य श्री रवि की याद दिलाता था। वह भी मलयाली था। कुछ लोगों का कहना था कि वह कोंकणी था। खैर, एक साधु का कोई घर, कोई मूल नहीं होता और परलोक के सिवा उसे और कोई मोह नहीं होता। फिर भी बीमारी, मृत्यु, गर्मी और कटाई का इंतजार कर रही धान की फसल का क्या किया जाए। सूरज के ढलने तक के इंतजार में वे और चाय पीते रहे। उनको यह भी मालूम था कि एक एक लम्हा बीतने पर उनके परिवार उनके लिए चिंता करते हुए राह देख रहे होंगे। कर्ज चुकाने की नौबत आ गई थी। बैंक से रोज फोन आता था। रवि की बेटी की शादी एक हफ्ते के अंदर होनी थी। इद्रिस ने उसके सामने अपने परिवार के गहने उधार पर देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने मना कर दिया, यह जानते हुए कि इन गहनों पर किए गए जरी का काम उसके समुदाय के सांस्कृतिक मानदंडों के करीब नहीं था। वे ईसाइयों का अनुकरण करते थे। वे मोटे, भारी सोने के गहने पसंद करते थे, जो लड़की के लिए पूंजी के तौर पर माना जाता था। सोना गहने के रूप में नहीं, बल्कि धन के रूप में भेंट होता था। साधु ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, घर जाइए, आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। उसके बाद वह चला गया। उधर रवि मर जाने की उम्मीद से नदी में कूद पड़ा था, लेकिन डूबना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मगरमच्छ उसकी ताक में थे। जल बेंत में इधर उधर बहता हुआ वह तैरने लगा और चिपचिपे कीचड़ के अंदर नरकुलों में जा छुपा, इस उम्मीद से कि लाशों के आदि मगरमच्छ वहां से हट जाएंगे। वे सच में वहां से हट गए, क्योंकि उनकी नजर में एक बड़ा सा कछुआ आ गया था, जिसको उन्होंने चट्टानों में पटक दिया। वह उनको अपनी तरफ देखते हुए देख सकता था। उसको ढूंढते हुए उनकी आंखों में कुछ था जो जाना पहचाना सा था। जो लोग अपने शिकार ढूंढते हैं, उनकी आंखों का वही भाव होता है। पलकों को इस तरह से झपकाना, ऐसी खोजी निगाहें जो कच्ची खाल या गंध निकालती हैं और भरपूर मासूमियत में डर भर देती हैं। रवि ऐसी नजर से परिचित था। अक्सर लोग यह सोचते थे कि चूंकि वह गरीब है इसलिए चोर है। उसे लिखने आता था, पेचीदा हिसाब कर लेता था, और अगर उसके पास एक वीडियो कैमरा होता तो वह डॉक्यूमेंट्री भी बना सकता था। बाकी लोगों को ध्यान ही नहीं रहा कि वह चला गया था, क्योंकि वे अपने घर लौटने को बेचैन थे। धान के संकरे किनारों पर चलते हुए, एक एक कदम ध्यान से रखते हुए। सूखा मौसम होने के कारण अगर कोई भी धान के खेतों में गिर जाता तो धान की खूंटी से खरोंच लग सकती थी। शारीरिक तौर पर हट्टा कट्टा होना ही काफी नहीं था, छोटी छोटी अड़चनों से बचना भी आना जरूरी था। मगरमच्छों की तेज आंखों से बचकर आखिर में रवि ने बस पकड़ी। उसके कीचड़ से सने कपड़ों की वजह से लोग उससे कुछ दूरी बरत रहे थे। उससे पराजय की अजीब सी बू आ रही थी, जो कि बासी शराब से भी तेज थी। बस से उतरकर वह एक लाइन में खड़ा हो गया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब उसे अपनी मनचाही चीज ब्रांडी की एक बोतल मिलेगी। ऐसा होते होते 3 घंटे बीत गए। आखिर में वह इतना थक गया कि वह उसे पी न सका और बोतल को अपनी धोती में खोस लिया। यह उसकी आखिरी और बेहतरीन धोती थी, बाकी सब तो चीथड़ा हो गई थी। वह ताड़ी की दुकान पर गया, जहां उसने तला हुआ मांस मांगा। दुकान चलाने वाली औरत ने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह अब ताड़ी नहीं पीता था। सरकारी शराब की दुकानों ने एक नई अर्थव्यवस्था इजाद की थी, जिससे सड़कों पर बोतलों का ढेर लगा रहता था, क्योंकि कूड़े कचरे का धंधा करने वाले कांच की रिसाइकलिंग में दिलचस्पी नहीं रखते थे। दुनिया का अंत तो वैसे ही होने वाला था। उसको सुलगते और बिखरते हुए देखकर गंभीर होने की क्या जरूरत थी। लाइन में खड़े रहते हुए उसने किसी से भी बात नहीं की। सभी उसी की तरह बेरोजगार थे। उन सब के चेहरे मरीज से और आंखें धसी हुई थी। वे ना तो औरतों के साथ रहते थे और न ही किसी धंधे में। लंपटता से तो वे परे ही थे। नफरत की नई राजनीति से वे निरस्ता से भर गए थे। अगर हर कोई हर किसी से नफरत करने लगे तो जासूस और कॉमरेड
पीड़ित और अपराधी में क्या फर्क रह जाएगा। कभी उसके चेहरे की लकीरें साफ हुआ करती थी, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी आंखें, भौहें चौड़ी, साफ सुथरी और सुव्यवस्थित दाढ़ी। वह खुद को आकर्षक समझता था। फिर पीने और झगड़ने का सिलसिला रोजमर्रा का काम हो गया। उसने पुआल के ढेर के सहारे रखी बोतल से शराब पी। पुआल का ढेर उसी ने सूखी घास को निकालकर नारियल के पेड़ के इर्द गिर्द सलीके से इकट्ठा कर लगाया था। वह रोज शराब की एक पूरी बोतल पी जाता था, फिर भी अपने आप को शराब का आदी कभी नहीं मानता था। उसके जितने भी जानकार थे वे 3 या 4 बोतलें पी लेते थे, लेकिन वह तो छोटा मोटा शराबी था, पीकर नहीं, कतई नहीं। वह वहाँ सूखी घास के सहारे बैठा था। जब घास से उसकी पीठ में खुजली होने लगी, तब वह जिस ढलान पर बैठा था उससे मुश्किल से नीचे उतरकर घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसने अपने सामने एक आदमी को खड़ा पाया। वह आदमी निश्चित तौर पर उसका दुश्मन था। वह आदमी भी नशे में धुत कोई हाइम गा रहा था, और तो और माचिस की तीली के छिटकने से उसकी बाह झुलस गई थी। उससे जले हुए बालों की बू आ रही थी। उस खूब अंधेरे में भी रवि को पता था कि वह आदमी उसका दुश्मन था। दोनों ने एक दूसरे का रास्ता रोक लिया। आधी रात को दोनों ने आपस में एक भयंकर लड़ाई लड़ी। फिर रवि ने अपना धारदार चाकू निकाला, जिससे वह आम काटता और गन्ने छीला करता था। उसने चाकू उस आदमी की पसलियों के बीच आसानी से उतार दिया। एक मंझे हुए कथकली नर्तक की तरह वह आदमी नीचे ढह गया। यह उसकी आखिरी स्वैच्छिक हरकत थी। रात की चांदनी में रवि ने उस आदमी के साथ ही अपने जीवन को भी ओझल होते हुए देखा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा। अगली सुबह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर एक आकर्षक व्यक्ति था और रवि की पत्नी और बच्चे को कोई असुविधा न हो, इस बात को लेकर काफी चिंतित था। रवि अपने इडियप्पम की तरफ देखा और हर सुबह की तरह उसे आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा। नारियल की खुरचन का स्वाद कोमल और ताज़ा था। उसके सीरे को भी बहुत अच्छी तरह से पाउडर में तब्दील किया गया था। उसकी पत्नी गृहिणियों में सबसे अक्लमंद थी। उनके बगीचे को वह इस तरह इस्तेमाल करती थी मानो वह स्वर्ग का हिस्सा हो। रात को वह उसके बगल में लेटा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली थी। कभी कभी जब वह आधी रात के बाद देर से लौटता तो वह चिल्लाना शुरू कर देती थी, लेकिन अब की बार कदम्बा ने कुछ नहीं कहा था, बस उसे अपनी बाहों में भर लिया था। शायद उसे आभास हो गया था कि उनका साथ बस कुछ दिनों तक ही था। अपना पलहरम खत्म करो, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ आना होगा। क्यों? उसने पूछा। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि उसने गलती से बान कोस्ट का कत्ल कर दिया था। जेल में जिंदगी बिताने के लिए नियति ने उसे चुना था। अब उसे वक्त पर खाना मिला करेगा। उसको ऐसी जिंदगी से कोई परेशानी नहीं थी। अब मुझे फ्रिज के लोन के बारे में, मोटरसाइकिल के लिए, बेचारी बच्ची की शादी और उसके गहनों के लिए, या चिट्ठी फंड या बैंक खाते से ज्यादा पैसा निकालने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, उसने सोचा। उसने खुद को मुक्त महसूस किया। मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। पुलिस अफसर ने उसकी तरफ उदासी से देखा। पुलिस अफसर बनने से पहले वह स्कूल मास्टर रह चुका था। वह रोज कई परिवारों से मिलता था और सबकी वही कहानी थी। जलवायु परिवर्तन, फसल का नुकसान, बुढ़ापा और मजबूरी, गल्फ से भेजे गए पैसों का देरी से पहुंचना या फिर ना पहुंचना। उसे ऐसा लगता था मानो ये बेबस नाचार लोग उसकी आत्मा को अपनी ओर खींचते थे। उसे यह लगने लगा था कि स्कूल मास्टर और भिखारी के बीच, स्कूल मास्टर और पुलिस वाले के बीच कोई फर्क न रह गया था। यह ऐसा काम था जो स्पष्ट और निष्पक्ष होकर ही किया जा सकता था। पिछली रात उसने रवि को कत्ल करते हुए देखा था, पर उसने तय किया कि अगली सुबह ही उसे निपटा जाएगा। खिड़की पर खड़ा रहकर, अपने ही घर की आड़ में छिपकर उसने कत्ल को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था, जो कि एक सपने से कम नहीं था। वह बाहर की तरफ नहीं भागा।
क्योंकि वह जानता था कि लाश वहीं पड़ी होगी, लावारिस, बिना किसी मातम के, आस्था और आत्मा रहित, निस्तेज। यह रोजमर्रा की बात थी। एक पुलिस अफसर जो एक कत्ल का गवाह था, उसके लिए भाग कर जाना और कातिल से पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर सकता था। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे। पूछताछ के वक्त रवि ने लगातार अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उसका चेहरा फिर से खिल उठा। चेहरे पर तीखी लकीरें और गड्ढे किसी मानचित्र का आभास दे रहे थे। कल उसने चांद को देखा था, कितना प्यारा लग रहा था, भरा पूरा, कितना सुनहरा। कहीं पर तियम चल रहा था, वहां गया था, आग बुझ चुकी थी। हाँ, अंगारों की अनुगूंज उनके द्वारा देखी गई सुनहरी लपटों की याद दिला रही थी। खर और धान की देवी ने खुद उन्हें दर्शन दिया था। उन्होंने खुद को तियम में समाहित कर दिया था। वह उसके सामने प्रकट हुई थी। हालांकि वह खुद देवता नहीं था, फिर भी उसने उसको महसूस किया। चावल और भोजन, ऐश्वर्य और आनंद, यह सब कुछ उसने उस नृत्य में भाग लेने पर ही पाया था। सब इंस्पेक्टर अनीस क्या कह रहा था, यह उसकी समझ से परे था। पुलिस थाने में उसे बेंच पर बिठाया गया। अब उसके प्रति वे लोग भावहीन हो गए थे। चूंकि वह अपना अपराध कबूल नहीं कर रहा था, वह उनके लिए खिलौना बन गया था। वे उससे पूछताछ करते, उसे घर जाने देते, फिर बुलाते। वे कातिलों के आदी हो चुके थे, क्योंकि रोज उनका एक या दो से सामना होता ही था। 2 महिलाएं पुलिस थाने में आईं। दोनों में से एक ने अपना पहचान पत्र खो दिया था। वह कुछ अस्त व्यस्त सी लग रही थी। रवि को लगा कि वे महिलाएं परदेसी थीं, लेकिन वे मलयालम में इस तरह से बात कर रही थीं जैसे उनकी अपनी भाषा हो। रवि ने उनको बड़ी जिज्ञासा से देखा। वे उससे उम्र में बड़ी थीं। उन्होंने उसके तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ खास दिलचस्पी के साथ नहीं। उनके लिए तो वह साधारण कपड़े पहने कोई पुलिस वाला हो सकता था। दोनों में से ज्यादा उम्रदराज औरत महिला पुलिस अफसर को समझा रही थी कि वह दिल्ली से आई थी, हवाई जहाज में सफर करके। सभी की दिलचस्पी इस बात से बढ़ गई। वह एक होटल में गई थी, फिर उसकी सहेली उसे वहां से विश्वविद्यालय ले गई। इसी बीच उसका कार्ड खो गया। शायद उसने उसे कहीं गिरा दिया था। यह उसका वोटर कार्ड था। पुलिस वाले अचानक चौकन्ने हो गए। एक पल में उनके चेहरे का भाव बदल गया। उसके पास अपनी बात का कोई सबूत नहीं था। उनकी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। वह शांत थी, उसकी दोस्त उससे भी ज्यादा शांत। जाहिर था वे सत्ता की आदी थी। उनको पुलिस वालों से बात करने की भी आदत थी, जैसे वे उनके दोस्त हों। उन्होंने अपनी बेंचों के करीब के जेल खाने को कुछ दिलचस्पी से देखा। जाहिर है कि वे कभी जेल के अंदर नहीं गई थी। जेल को इतने करीब से देखने की इस परिस्थिति में वे उसकी तरफ ज्यादा रुचि दिखा रही थी, जिसको वे किसी जंगली जानवर को कैद करने की जगह मानती थी। वे वापस मुड़कर पुलिस वालों से बात करने लगी और अपनी याचिका लिखने के लिए कागज यूं मांगने लगी मानो यह उनका नैतिक अधिकार हो। उनको पुलिस वालों और एकमात्र महिला पुलिस को आपस में बातचीत करते हुए रवि हैरानी के साथ इस तरह देख रहा था जैसे वे वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोग हों। उनको सुनते हुए उसने सोचा, आज़ादी, समानता और जीने का अधिकार, यह सब अचानक उसके लिए काल्पनिक नहीं रह गया था। फिर उसकी आंखें भावहीन हो गईं, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि उसकी अंतरात्मा खो चुकी थी। यह वह छुरा नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। यह तो नया है और उसी अखबार में लपेटा हुआ है जिसमें खरीदा गया था। पुलिस अफसर ने कहा, मर्डर वेपन के बरामद होने तक इंतजार करो। यह 2 धारी हथियार था जो सीधे पसलियों से होता हुआ फेफड़ों में जा घुसा था। उसने दोनों महिलाओं को थरथराते हुए देखा और इनकी आंखों में घबराहट दिखी। उन दोनों महिलाओं जिन्होंने अपना जीवन शानदार बुद्धिजीवी दुनिया में बिताया था, ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा,
ऐसी शांतिपूर्ण जगह में कद उन्होंने अपने खोए हुए पहचान पत्र की याचिका दर्ज की, स्टाफ की तरफ देखकर मुस्कुराई, अपनी गाड़ी में बैठी और दोपहर की धूप की चटक रोशनी में रवाना हो गई। पल भर में ही वह समझ गया था कि उसका कोई भविष्य नहीं था। धन्यवाद रवीना और सुजल विश्वनाथन जी को भी। अब हमारे शिवराज सिंह बेचैन 2 मिनट की छोटी सी टिप्पणी करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले कहानीकार को आमंत्रित करेंगे। शिवराज सिंह बेचैन जी। मित्रों, 2 मिनट की टिप्पणी तो क्या हो सकती है, मैं आऊँ और जाऊँ यही है, लेकिन देवम जी ने याद किया, आभार। मुझे जाना है विश्वविद्यालय के किसी काम से, 2-3 मिनट में अपनी बात रखूँगा। 2-3 कहानियाँ सुनी, उसमें मुझे ये महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मणि जी की जो कहानी है उसकी जो ताकत है या उसकी जो प्रामाणिकता है या जो जीवंतता है वो आत्मपरकता है। वो जिस परिवेश से कहानी को लेकर आए हैं और जिस वातावरण में कहानी लिखी गई है वो बहुत सार्थक कहानी मुझे लगी। उस तरह की कहानियाँ प्रेरणादायी होती हैं और उस तरह की कहानी लिखी जानी चाहिए। बाकी जो आज विषय रखा कि हमारे समय का साहित्य, उसमें मुझे सिर्फ ये कहना है कि न तो हमारा समय कह रहा है, न हमारा साहित्य कह रहा है, और न उसमें जो आपने इसमें लिखा कि भाई जो विमर्श है ना वो एक ही तरह के विमर्श चल रहे हैं। कई विमर्श हैं, कई तरह का समय चल रहा है, कई तरह के साहित्य हमारे सामने हैं। अब उसी में चाहे दलित साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, स्त्री साहित्य है, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ साहित्य की, हर एक साहित्य की, कि जो अनुभवजन्य सत्य है, अनुभवजन्य प्रामाणिकता है, वही खास बात है। उसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि दलित का सत्य या दलित का अनुभव ही श्रेष्ठ है। गैर दलित का भी अपना अनुभव है, उसका परिवेश है, उसका जीवन है, उसकी कल्पना है, उसका सपना है, और उसी तरह से आदिवासी का है। तो अब ये जो विविधता है तरह तरह की, उसमें हम साहित्य के को और समृद्ध होने की इच्छा रखते हैं कि वो जो है उसमें एक स्पर्धा होती है, एक द्वंद्व होता है, और एक जिसे कहते हैं विविधता से किसी भी देश का साहित्य समृद्ध होता है। और ऐसा कोई दावा करना, अब जैसे हम एक कहानीकार कहानी लिख रही हैं और वो नहीं जानती कि महिला दिवस पर सिर पर ईंटें ढोने वाली भट्टे पर महिला क्या महसूस कर रही है, या उसको किस तरह से बच्चे पाल रही है, और या उसको उसके साथ रहने वाला परिवार कैसे जी रहा है, तो हम शहरों में एक अनुमान के हिसाब से उसकी बात कर सकते हैं। इसी तरह से मैं मान लीजिए आदिवासी जीवन से ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, तो मैं उसके आसपास की बातें कर सकता हूँ। और 2 चीज़ें होती हैं, एक है अध्ययन और एक है अनुभव। अध्ययन की अपनी सीमाएं हैं, हम रिसर्च करने चले गए आदिवासी क्षेत्र में, हम सूचनाएं ढेर सारी बटोर के ले आए, लेकिन अंदर की जो बात है, अंदर का जो अनुभव है, वो अक्सर लोग बताते भी नहीं है, कहते भी नहीं है। इसीलिए आत्मकथाओं का महत्व बढ़ा कि लोगों ने गरीबों के बारे में बहुत लिखा, आदिवासियों के बारे में बहुत लिखा, किसानों के बारे में बहुत लिखा, लेकिन जब तक उन्होंने नहीं लिखा तब तक बात प्रामाणिक रूप से सामने आई नहीं, और तब तक साहित्य में जान नहीं आई। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि चाहे कितना ही कम हिस्सा इस देश में आदिवासियों का, दलितों का, या उन स्त्रियों का जो अभी शिक्षा दीक्षा या तथाकथित मुख्य धारा से वंचित हैं, कितना भी कम हो, लेकिन दुनिया का कोई भी देश जब अपने आप को विकसित करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो उसे सबसे कमजोर पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और सबसे कमजोर पक्ष अगर हमारे देश का आदिवासी है, दलित है या गरीब तबके हैं,
तो वहीं से कहानी हमें ढूंढनी पड़ेगी, वहीं से कविता हमें लेनी पड़ेगी और उसी की बात कहनी पड़ेगी। तो ये मैं सोचता हूँ कि वो बहुत जरूरी चीज़ है। मैं सोच रहा था कि मैं भी रचनाकार हूँ, तो टिप्पणी के साथ साथ एक छोटी सी कविता सुना के चला जाऊँगा। हुआ यह था कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने एक बार दिनमान का एक अंक संपादित किया था। तो उन्होंने लिखा था कि हम जो विद्यार्थी हैं नए, उनके लिए इसमें जगह देंगे। तो मैंने कविता लिखकर भेजी थी और वो छपी थी दिनमान में, वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। चूँकि वो मौजूद है अभी देश में, उसी तरह का हालात बना हुआ है, राजनीतिक हालात। आपको झुंड जो घबराया हुआ लगता है, देश इन हाथियों का सरमाया हुआ लगता है। सरमाया मतलब बाप की प्रॉपर्टी। आपको झुंड जो घबराया हुआ लगता है, देश इन हाथियों का सरमाया हुआ लगता है। और जमहूरियत पर जो छाया है तबाही की तरह, जमहूरियत पर जो छाया है तबाही की तरह, हर कसाई को जिताया गया भाई की तरह। और उसका दावा कि मुफलिसी से दिला देंगे निजात, उसका दावा कि मुफलिसी से दिला देंगे निजात। गंदगी दूर सियासत से करे रातों रात, हाथ को काम हर एक पेट को रोटी देंगे। और बेपनाहों के लिए घर भी मुहैया होंगे। आवाम फिर भी अपड़, फिर भी दुखी, फिर भी उसे लाचारी। और एक तरफ कह कहे हैं, हर तरफ है बेजारी। भूख है, लूट है और जिस्म की नीलामी है। 100 में 70% इंसान को गुलामी है। जलती नारी है कहीं शाही शादी है। फकत 1-2 कुनबे में जश्न आजादी। और चुनावी खेल में 40 बरस बीत गए। सवाल हल नहीं हुआ है एक बुनियादी, वो ये कि तंत्र बड़ा है या लोग ताकतवर। हाँ प्यालों को बदलने से मैं नहीं बदली, हाँ प्यालों को बदलने से मैं नहीं बदली। और बदले कपड़ों का असर क्या शरीर रचना पर। अब एक ही हल है फकत इनकलाब आने दो। समाजवाद से नफरत है उसे जाने दो। और हमारे खून से जलने दो कुछ नए दीपक, इस घटाटोप अंधेरे से पार पाने। तो जाति मजहब धर्म के रोड़े हैं, वरना एक दिन में एक है दुनिया। और आप चश्मे से देखते कुछ हैं, मेरे नक्शे में देख है दुनिया। मित्रेश देसाई की टिप्पणी और कविता पाठ के बाद मैं अपने अगले कथाकार श्रीनाथ सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वे आए और अपनी कहानी का पाठ करें। श्रीनाथ सिंह जी। मित्रों, कहानियाँ मेरी आमतौर पर पढ़ी होती हैं। तो जब 15 मिनट मुझे पढ़ने के लिए कहा गया तो मैंने छांटी एक कहानी। तो मुझे लगता है कि 15 मिनट में कहानी, लेकिन पुरानी है, तो पता नहीं कैसी कहानी है या नहीं। ये एक शैली मैंने ली, जैसे गांव में कहानी सुनाई जाती है। एक सुनने वाला होता है जो हमेशा बीच बीच में हुंकारी भरता रहता है, सुनाने वाला। तो उस शैली में कही गई। शीर्षक है ठठेरे की मशीन। लो सुनो, आज एक नई कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक मशीन की। चलो सुनाओ। पुरानी बात है, एक ठठेरा था। ठठेरा क्या था? बहुधंधी था। कभी टिक के एक काम किया ही नहीं। जितनी बार उसने धंधा बदला उतनी बार उसका नाम बदला। शुरू में गांव घूम के हींग बेचा करता था, उधारी। हींग लो उधारी, जेठ बैसाख की करारी। ई का बात हुई भला? अरे भाई, पहले हींग ऐसे भी बिका करती थी। उधारी हींग बेचने वाले कुआर कार्तिक में कंधे पर झोला टांगे गांव में आते और उधारी हींग ले जाते। फिर जेठ बैसाख में आके पैसा वसूल ले जाते। उधारी काहे ले जाते? अरे बुर्बक, ये बेचने का तरीका होता है। देखते नहीं आजकल बाजार में जाओ तो उधारी देने के लिए हर बनिया तैयार खड़ा रहता है। किस्त वाली स्कीम जो चल गई है, वैसे ही हींग वाला भी करता था। आदमी का क्या है, उधार मिल जाए तो पूरा बाजार उठा लाए। कौन सा तुरंत पैसा देना है। जो उधारी हींग बेचने का फायदा ये होता, तो उधारी हींग बेचने का फायदा ये होता कि वह तो थोड़ा कीमत बढ़ा के बेचता, लेकिन लोगों को उधारी मिलता तो ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करते, जरूरत से ज़्यादा खरीद लेते। पाव पाव का हींग। फिर जेठ बैसाख में जब अनाज काट मार के घर ले जाते तो वह आ जाता पैसा वसूलने। वह भी जानता था ना कि देर करेगा तो लोग सब खा चबा जाएंगे और मांगने जाओ तो ठेंगा दिखा देंगे। हाँ, अब समझ गए। फिर आगे क्या हुआ बताओ। तुम्हारे सबके साथ है, यही तो दिक्कत है। पहले टोकोगे, फिर बताओ तो लगोगे आए बाएं करने। यही लिए हमको टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। ससुर कहानी पूरी रायता बन के रह जाती है।
अब भूल गया ना कि क्या कह रहा था। अरे कह रहे थे कि ठठेरा पहले हींग बेचता था। हाँ, तो वह जब वह हींग बेचता था तो उसका नाम था हींग वाला, लेकिन हींग बेचने में उसको बहुत फायदा नहीं नजर आया। साल में 1-2 महीना बेचता, फिर घर बैठ जाता, फिर 1-आध महीना वसूली करता, फिर खाली। ऐसे साल भर की रोजी रोटी चलनी मुश्किल थी, तो छोड़ दिया उसने ये धंधा। फिर मवेशी बेचने का धंधा शुरू किया। गांव-गांव घूम के उधारी मवेशी खरीदता और ले जाके सोनपुर मेला में, बक्सर मेला में, ददरी मेला में, जहाँ भी मवेशी मेला लगता बेच आता। लौट के सबका पैसा चुकता कर देता। इससे नकदी और तुरंत फायदा मिल जाता। घर की खर्चा भर भी ठीक ठाक कमाई कर लेता। दूर दूर के गांव में उसकी जान पहचान बढ़ी, तो इस धंधे में उसका नाम पड़ा दलाल, मवेशी दलाल। ये धंधा भी तो रोज का था नहीं, कभी कभार का था। फिर दूसरी बात ही कि इसमें मुनाफा की भी कोनो गारंटी नहीं थी। लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। कुछ साल बाद उसने ये धंधा भी छोड़ दिया। फिर स्टील के बर्तन का धंधा शुरू किया। नया नया स्टील का बर्तन चला था, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के ये धंधा ले आया था। घूमता तो रहता ही था शहर बाजार, लग गया होगा कहीं से पता हो। तो जब वह स्टील लेके गांव में आया और करने लगा उसका बखान, तो गांव वाले बड़े खुश। पहले तो लोग माटी के बर्तन में खाते बनाते थे, फिर बाद में कांसा और फूल का बर्तन शुरू हुआ। लेकिन वह एक तो भारी बहुत होता था और महंगा भी, वजन के हिसाब से बिकता था। तो वह बर्तन तो खरीदना गरीब गुरबा आदमी के बस की बाहर की बात थी। जिनके पास पैसा था वही खरीद पाते थे। तो जब स्टील का बर्तन आया तो देखने में बहुत सुंदर, एकदम चमाचम, धोने मांजने झाड़ने उठाने में बहुत हल्का, सालों साल चलने की गारंटी, न टूटने का डर, न पिचकने का खतरा। दाम भी ज़्यादा नहीं, जितने पैसे की एक थाली आती थी उतने में स्टील की 5। तो भैया जो अब तक माटी और अलमुनिया में खाते बनाते थे वह स्टील खरीदने लगे। जिनके पास फूल के बर्तन थे वो भी उन्हें बदल के स्टील का खरीदने लगे। जिनके पास पैसा कम था उसके लिए हींग वाली स्कीम लगा दी, बस बिकने लगा दबा उसका बर्तन। इस तरह से इस धंधे में उसका नाम पड़ा ठठेरा। ठठेरा पहला आदमी था इस जवार में स्टील का बर्तन ले आने वाला। अब भैया ठठेरा इतना मशहूर हुआ कि लोग उसके बर्तन खरीदने के लिए भीड़ लगाए रहे। लेकिन ठठेरा एक और भीड़ जवार भर की, सबके पास तक पहुंचना मुश्किल। तो ठठेरे ने एक उपाय निकाला। पहले तो वह बोरे में बर्तन भर के पीठ पर लाद के गांव-गांव घूमता था। अब उसने एक घोड़ी खरीद ली। अब घोड़ी की पीठ पर ढेर सारा बर्तन लाद के घूमने लगा। उसका एक 5-6 साल का बेटा था, उसे भी साथ ले जाने लगा मदद के लिए। फिर जब इससे भी काम नहीं बना तो उसने अलग अलग गाँव के लिए अलग अलग दिन धर दिया। एक दिन एक गाँव में तो दूसरे दिन दूसरे गाँव में बैठने लगा। जिसको बर्तन खरीदना होता वह उसके पास जाके बर्तन खरीदता। अब घूम घूम के बेचने से उसकी छुट्टी। दुकानदारी में तो ये होता है, एक बार जब काम चल गया तो बस मजे ही मजे। तो भैया इस तरह से ठठेरे ने खूब पैसा और शोहरत कमाई बर्तन बेच के। उसकी कमाई देख के बहुत सारे लोग ठठेरा बन गए, लगे बर्तन बेचने, तरह तरह की स्कीम निकालने। हमारे देश में तो ये है ना कि एक आदमी कोनो काम करके कामयाब हुआ नहीं कि मधुमक्खी की छत्ता की तरह लपट जाते हैं सारे। तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो हुआ ये कि ये सब देख के ठठेरे का मन इस धंधे से भी गया हुआ, लगा सोचने दूसरे धंधे के बारे में। तो ऐसे में पता नहीं कहाँ से ठठेरे के हाथ लग गई एक मशीन। बस उठा लाया, बैठा दिया घर में। वह मशीन भी ससुरी गजब की चीज थी, जो काम को खट से कर देती। 100 आदमी का काम अकेले। अगर कुछ समझ में ना आए तो बता भी देती, कुछ गलती करो तो टोक भी देती। अब कुछ ज्यादा ही हाँक रहे हो, ऐसी कौन सी मशीन की ससुरी आदमी का दिमाग लगा। अरे कौन नई बात है, राम जी का पुष्पक विमान के बारे में नहीं सुने हो? जहाँ बोलो पहुँचा देता था। ये मशीन तो उसके आगे कुछ नहीं है। अरे भैया वो तो भगवान थे, जो चाहते हो जाता। ससुर घास का तिनका को इशारा करते तो उड़ जाता। वह तो पुष्पक विमान था। तुम हो कुआं का मेढक, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं और ज्ञान बघारने बैठोगे तो ब्रह्मा के नाती। अब सोचो, पहले लोग दोम ढेकू से खेत सींचते थे, पूरा घर मिल के दिन भर चलाए तो ससुरा लट्ठा भर खेत सिंचाता था। अब देखो सब जगह ट्यूबवेल आ गया, घंटा भर में बीघा का बीघा खेत पटा देता है। महीना भर का काम 1 दिन में खत्म। शहर में जाके देखो, सुना है अब ऐसी कंट्रोपर मशीन आई है जो आदमी के दिमाग से भी तेज काम करती है।
जो कहो करती है। दुनिया का कोनो ऐसा काम नहीं जो वह न करे। आदमी को समझाती सिखाती भी है, गलती करो तो थप्पड़ भी लगाती है। कोतवाल सिपाही की कोनो जरूरतें नहीं, बदमाशन पे पकड़ के खट पटक देती है। तो ठठेरे की मशीन कोनो अजूबा थोड़े ना थी, वह भी ऐसी ही रही होगी। लेकिन तुम्हारे जैसे बुड़वक लोगों की दुनिया में कमी थोड़े ना है। उजरा गांव में ऊँट आया तो लोग बोले बलबल है। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तुम्हारे जैसे लोग लगे मशीन देखने के लिए भीड़ लगाने, लेकिन ठठेरा देखने दे तब न देखें। मशीन तो एक घर में बंद थी, किसी को देखने की इजाजत नहीं। तो इस तरह से ठठेरे की मशीन लोगों के लिए अजूबा बन गई। ठठेरा घर में चुपचाप मशीन पर काम करता रहता है। पहले तो उसने मशीन से बर्तन बनाना शुरू किया, बर्तन बनाता और जवार भर के ठठेरों को देता। इस तरह से कुछ दिन तक तो उसका काम खूब अच्छा चला, मगर थोड़े दिन बाद उसने देखा कि इस धंधे में मुनाफा कम होने लगा है। तो उसने प्लास्टिक का सामान बनाना शुरू किया, जूता चप्पल से लेके बाल्टी बारात तक। तो ये धंधा भी खूब चला और ऐसा चला कि स्टील वाला उसके सामने फिर खूब पैसा पीटा ठठेरे। तो कहते हैं ना कि एक बार पैसे की भूख समा जाए तो आदमी का पेट भुसौल बन जाता है। वही हाल ठठेरे का भी हो गया। मशीन पर बर्तन और प्लास्टिक का काम तो चल ही रहा था, साथ साथ उसने दूसरे धंधे भी शुरू कर दिए। मशीन तो मशीन, जहाँ लगा तो वहीं काम करना शुरू। उसने सिलाई कपड़े का धंधा शुरू किया। वह ससुरी मशीन थान का थान कपड़ा घंटा भर में काट की सी के तैयार कर देती। किसी को कपड़ा खरीद के सिलवाने की कोई झंझटे नहीं। सस्ते में सिला सिलाया और बढ़िया डिजाइन का कपड़ा मिलने लगा। फिर क्या, जवार भर के दर्जी बेकार दिन भर बैठे माछी मारने लगे और ठठेरे की मशीन का कपड़ा बनाने से लिखने लगा। जो मार्किन पहनते थे अब वो टेलिन पहनने लगे, जिसे देखो वही हीरो। इस तरह से ठठेरे ने बहुत सारे धंधे एक साथ फैला दिए। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि ठठेरे ने तो इतने सारे धंधे फैला लिए, लेकिन वो अकेले तो सारे काम नहीं कर सकता था। हालांकि सारा काम मशीन करती थी, लेकिन मशीन के पास खड़ा होने वाला भी तो कोई चाहिए। क्या पता मशीन को कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। और फिर अकेले ठठेरा सारे काम के लिए तो खड़ा नहीं रह सकता, और वो भी कितनी देर खड़ा रहता। मशीन तो मशीन है भाई, चल पड़ी तो चल पड़ी, वो रुकेगी थोड़े नहीं। मशीन और जिन में कोई फर्क थोड़े ना होता है। उसे तो काम चाहिए, काम नहीं मिलेगा तो बवाल करेगी। और दूसरी बात ये कि ठठेरे को मशीन चलाने के अलावा भी तो बहुत सारे काम होते थे। हिसाब किताब करना होता, माल कब कहाँ कितना गया कितना रह गया उसका भी तो बंदोबस्त देखना होता। और तीसरी बात ये कि भाई आदमी पैसा कमाता किस लिए? ऐसो आराम के लिए ही ना। तो फिर इतना पैसा कमाने के बाद भी आराम न मिले, पहले जैसे ही हाय हाय पटपट लगी रहे तो फिर क्या फायदा। तो यही सब सोच के ठठेरे ने विचार किया कि कुछ लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए। सो रख लिया कुछ लोगों को, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि उसके अलावा किसी और को मशीन चलाने आती नहीं थी। तो शुरू में लोगों को काम पर रखने से पहले वो खुद ट्रेनिंग देता था। जिसको नट बोल्ट ढीला करने कसने के लिए रखता उसे उसके बारे में बताता। जिसको लट्ठा लपेटने के काम पर रखता उसे उसके बारे में बताता। कोई मशीन का तेल चेक करता तो कोई पानी। इस तरह से हर काम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग और हर काम के लिए अलग अलग आदमी। पूरी मशीन की जानकारी किसी को नहीं, हर आदमी अपने अपने काम में मास्टर। तो भैया इस तरह से आदमी रखने से काम तो अच्छी तरह और ज्यादा होने ही लगा। ठठेरे को भी थोड़ी फुर्सत मिली, थोड़ा आराम मिला। तो वो कहते हैं ना कि आदमी को पैसा और आराम मिले तो उसका दिमाग भी तेज चलने लगता है। तो ठठेरे का भी दिमाग फुर्सत में तेज चलने लगा। उसने कारोबार और बढ़ाने की सोची। बस उसके सोचने भर की देर थी, बढ़ गया कारोबार। मशीन तो थी ही, जिस काम में लगा वो काम शुरू। लेकिन समस्या ये कि कारोबार बढ़ा तो मशीन भी बढ़ी, मशीन बढ़ी तो जगह जमीन की जरूरत भी बढ़ी, आदमी भी बढ़े, आदमी बढ़े तो उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी भी बढ़ी। तो ठठेरे के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, गांव भर की जमीन खरीद ली। लोगों को जगह भर पैसा मिला तो वो भी खुश। ससुरी जमीन पर तो रात दिन खटो तो भी खाने भर को अन्न नहीं उपजता। बकरी रात भर रेड़ानी बच्चा एको न बियानी वाली बात। यहाँ तो दूध फायदा। जमीन का पैसा जो मिला सो मिला, ठठेरे की मशीन पर काम करने की नौकरी भी। तो भैया गांव में जलसे का माहौल, पैसा मिला तो गांव के सारे दूध। खपड़ा के मकान तोड़ के पक्की बिल्डिंग पिटा गई, गांव शहर लगने लगा। उधर ठठेरे का कारोबार पूरे गांव की जमीन पर फैल गया।
खेत खलिहान सब खत्म, चारों ओर मशीन ही मशीन, गोदाम ही गोदाम, आनंद ही आनंद। तो इतने बड़े कारोबार के लिए जो आदमी रखे जाने थे उनको ट्रेनिंग भी तो दी जानी थी, और ट्रेनिंग देने वाला एक अकेला ठठेरा। तो भाई ठठेरा लोगों को ट्रेनिंग दे कि कारोबार दे। तो ठठेरे ने उपाय सोचा, उसने कुछ पुराने कर्मचारियों को ट्रेनिंग मास्टर की ट्रेनिंग दी, और बाकी सबके लिए खोल दिया एक तो ट्रेनिंग स्कूल। जो भी ठठेरे की मशीन के लिए भर्ती होता है उसको पहले ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती, हर काम के लिए अलग भर्ती, हर भर्ती की अलग ट्रेनिंग। तो इस तरह से कारोबार बढ़ता रहा, भर्ती चलती रही, स्कूल चलता रहा, ट्रेनिंग चलती रही, लोगों को काम मिलता रहा, मौज बनती रही। खुदा कुदार छोड़ के सब रिंच पाना चलाने लगे, कोई मिस्त्री तो कोई हेड मिस्त्री, कोई मेट तो कोई सुपरवाइजर, कोई बाबू तो कोई बड़ा बाबू। पूरे गांव में ओहदे बट गए, जितना बड़ा ओहदा उतना ही बड़ा आदमी, जितना बड़ा रुतबा उतनी बड़ी इज्जत। फिर इस फिल्म में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वही सुनो, इस फिल्म के बारे में फिर करो। अच्छा चलो आगे क्या हुआ। हुआ ये कि ट्रेनिंग स्कूल तो खुल गया, बंद तो होगा नहीं, लेकिन भाई ट्रेनिंग तो उसी को न देंगे जो भर्ती होगा। और फिर भर्ती की कोई हद होती है, ऐसा थोड़े कि जो मुठाई चला आया उसे दे दी भर्ती, और जो एक बार भर्ती हो गया वो रिटायर होके ही ना बाहर निकलेगा। तो नया आदमी तो तभी भर्ती होगा ना जब कोई जगह खाली हो या कोई नया काम शुरू होगा। तो नई जगह रोजे थोड़े ना बनती है, न रोज कोई नया काम शुरू होता है। लेकिन मशीन का ऐसा जादू, पैसे की ऐसी चमक कि जिसको देखो वही भर्ती के लिए लाइन लगाए खड़ा था। दूसरे गांव जिला जवार के लोग भी भागे चले आ रहे थे, सबको मशीन चलानी है। ठठेरे के आगे हाथ पसारे खड़े हैं, हमें रख लो हमें रख लो। लेकिन ठठेरा सबको काम दे तो कहाँ से दे। तो उसने देखा कि अगर इस तरह से भर्ती नहीं होगी तो ट्रेनिंग स्कूल तो खाली हो जाएगा। तो उसने एक स्कीम सोची, उसने लोगों से कहा कि भाई ट्रेनिंग स्कूल में पहले एडमिशन ले लीजिए, ट्रेनिंग की डिग्री ले लीजिए, फिर जो लोग ट्रेनिंग लिए रहेंगे जब नई भर्ती आएगी तो हम उन्हीं को रखेंगे। बस हो गया काम। जो भर्ती के लिए लाइन लगाए खड़े थे सब घुस गए ट्रेनिंग स्कूल में, खेत खलिहान बेच के ट्रेनिंग की फीस भरने लगे, ट्रेनिंग चलने लगी। कोई नट बोल्टू खोलना कसना सीख रहा है तो कोई बत्ती बनाना, कोई लट्ठा लपेटना सीख रहा है तो कोई सांचा बनाना। जो काम सीखने को मिल जाए वही सीखे जा रहे हैं। लोग काम सीखते और बाहर से मशीन की खटर खटर सुन के खुश होते कि एक न एक दिन वो भी मशीन को चलाएंगे, मशीन को पास से काम करते देख पाएंगे। जिनको मशीन पर काम करने को मिल जाता वो बाहर आके मशीन की ऐसी तारीफ करते कि पूछो नहीं, जैसे मशीन पर काम करने को नहीं मिल गया भगवान मिल गए। तो इस तरह से बात सुन के लोग मशीन के लिए और बावले हो जाते। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती, लोग ट्रेनिंग स्कूल से निकल कर सीधा मशीन पर चिपकने दौड़ पड़ते। लेकिन चिपटे भी तो कहाँ, वहाँ तो पहले से ही मधुमक्खी के लेखा लोग चिपटे हुए थे। जगह मिले तब न चिपटे। उस छत्ते में हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। एक को छेड़ो तो 50 काटने दौड़ पड़ते। तो अब ट्रेनिंग के बाद करें तो क्या करें, खेत खलिहान था नहीं, और जिनके पास था भी वे ट्रेनिंग के बाद पैसा उधार चलाएं तो बेइज्जती होगी। कुछ ट्रेनिंग वालों ने मिलकर एक उपाय निकाला, ठठेरे के ट्रेनिंग स्कूल से अलग ट्रेनिंग स्कूल खोलना शुरू कर दिया, जिसे देखो वही मशीन से चिपटने को आतुर। ऐसे में कमाई का नया धंधा। तो भैया अब गली मोहल्ला जहाँ देखो ट्रेनिंग स्कूल खुल गए। जिसको ठीक से उठने बैठने का शऊर नहीं वो भी इंजीनियर बना घूमने लगा। फिर क्या, ज्यादा स्कूल खुलने से काम थोड़े ना ज्यादा हो जाएगा। स्कूल खुलते रहे, लोग इंजीनियर बनते रहे, उनके माँ बाप सपने देखते रहे, वो सब जो होता रहा वो होता रहा। ठठेरे पर क्या असर पड़ना। अभी तो बस तुम ठठेरे की कहानी सुनो, ज्यादा आचा पाचा के चक्कर में न पड़ो। अच्छा एक बात तो बताए नहीं कि कह रहे थे कि जितनी बार काम बदला उतनी बार नया उसका नाम बदला। तो जब उसने इतने सारे काम फैला लिए तब भी वो ठठेरा का ठठेरा ही क्यों कहलाता है? अरे भाई जब आदमी कोई ये काम करता है तो उसकी पहचान भी एक होती है। जब वह बहुधंधी है तो उसका नाम उसके किस धंधे से जोड़ोगे? तो ठठेरे के साथ भी यही हुआ। वो ठठेरा से बहुधंधी हो गया मगर नाम पुराना ही चलता रहा। लेकिन तुम नाम की छोड़ो, उसके काम की सुनो। जैसे जैसे ठठेरे का काम बढ़ता गया वैसे उसका नाम चढ़ता गया, उसकी गांठ में दाम बढ़ता गया।
तो उसने अपने बेटे को, जो पहले उसके साथ घोड़ी की लगाम था, गाँव गाँव घूमा करता था, भेज दिया पढ़ने के लिए विदेश।